हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां बाहर लगभग सभी लोगों को श्रेया प्रेसिडेंसी की कुर्सी पर मंजूर नहीं थी, वहीं अंदर मारिया श्रेया को होने वाले नुकसान और फायदे के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने पूरी बात श्रेया को समझाते हुए कहा, मैडम, रोहित ने हमें इस तरह से चारों ओर से घेर लिया है कि हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपने सामने रखी फाइलों को गौर से देखने के बाद श्रेया ने बड़ी बड़ी आंखों से मारिया की ओर देखा और कहा, इसका मतलब यह है कि अगर हमने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से मिला सरप्लस ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे पास जो सरप्लस स्टॉक है वो बर्बाद हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम रोहित की बात मान लेते हैं तो हम इस नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन फिर तो हम हमेशा के लिए नंबर 1 की पोजीशन हार सकते हैं और रोहित मारवा फिर से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगा। मेरे आकाश ने जो सपना देखा है उस सपने को छीनना चाहता है रोहित मारवा। मारिया अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया के शब्द ज़्यादा जहरीले थे, मगर श्रेया जो कुछ भी सोच रही थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सच था। रोहित मारवा ने जिस तरह का जाल गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सामने फैलाया था, उससे यही लगता था कि रोहित ने कुछ करोड़ों का नुकसान करके मार्केट में खोई हुई अपने नंबर 1 की पोजीशन वापस हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। मारिया की पूरी बात सुनने के बाद श्रेया यहाँ वहाँ देखने लगी। मारिया ने जब श्रेया को देखा तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। मारिया ने अपना सर झुकाकर बड़ी ही पोलाइटली श्रेया से कहा, मैडम, आप क्या सोच रही हैं? क्या किसी को ढूंढ रही हैं? मारिया की बात सुनते ही श्रेया अचानक ही एक झटके से मारिया को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को अचानक ही किसी ने कच्ची नींद से जगाया था। श्रेया की आंखें काफ़ी मायूस और उदास लग रही थी। मारिया ने फिर से श्रेया को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए पूछा, मैडम, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों में मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स का हमसे भरोसा भी उठ सकता है। अभी अभी आकाश सर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर हमने तुरंत कंपनी में इतना बड़ा लॉस दिखाया तो बाज़ार में हमारी रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अगर हम रोहित मारवा का ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़रूर रोहित मारवा की कंपनी फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी और हम नंबर 2 पोजीशन पर आ जाएंगे, मगर कम से कम इस नंबर 2 पोजीशन को संभालने के लायक रहेंगे। अगर हमने रोहित मारवा की शतरंज की चाल को मानने से मना कर दिया तो हो सकता है कि नंबर 2 तो छोड़िए, आने वाले कुछ दिनों में हमारी कंपनी की छोटी मोटी कंपनियों के साथ कंपटीशन करना भी भारी पड़ जाएगा। मारिया की बात सुनते ही श्रेया ने गुस्से से मारिया की ओर देखा। मारिया ने हालांकि जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ अपनी चिंता में आकर कहा था, मगर मारिया भी जानती थी कि उसने जाने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी थी जो प्रेसिडेंट को काफ़ी बुरी लग सकती थी। श्रेया फिर से यहाँ वहाँ देखने लगी। जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया तो उदास होकर श्रेया ने मारिया से पूछा, मारिया, हमारे पास फैसला लेने के लिए कितने दिन हैं? अपनी नज़रें झुकाते हुए मारिया ने फाइल में देखने के बाद कहा, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाले हफ्ते में हमें डिसीजन लेना होगा। श्रेया के कैबिन के बाहर जैसे सारे एम्प्लॉयज़ बगावत पर उतर आए थे। सभी लोगों को अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंता थी। कंपनी के फ्यूचर के साथ साथ उनका फ्यूचर भी जुड़ा हुआ था और उनके परिवारों का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ था। इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ ने मिलकर ये फैसला लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर एक ऑफिशियल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फाइल करेंगे। यह बड़ी बड़ी ऑफिस में एक स्ट्राइक हुआ करती थी जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट की मनमानी को बढ़ने से रोक सकते थे। मैनेजमेंट भी इस तरीके की स्ट्राइक का पावर अच्छी तरह से जानती थी। अगर बाज़ार में यह पता चले कि कंपनी में इस तरह की स्ट्राइक होने वाली है तो कंपनी की रेपुटेशन से लेकर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तक अफेक्ट हो सकती थी। एक सीनियर एम्प्लॉय ने भी सभी लोगों के बिहाफ पर एक बड़ा सा लेटर ड्राफ्ट किया और उसके नीचे सभी लोगों के डिजिटल सिग्नेचर ले लिए। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के कुछ चुनिंदा सीनियर्स सब की मांग को लेकर सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैबिन में गए। ईमेल पर भेजा हुआ पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के बाद सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी जब ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है तब आप लोग इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने खड़े सारे एम्प्लॉयज़ बस अपना सर झुकाकर खड़े रहे।
वो जानते थे कि कंपनी के ऐसे वक्त पर पुराने वफादार लोगों को कंपनी की ढाल बनकर खड़ा रहना चाहिए था, मगर ऐसे वक्त में भी वो लोग कंपनी की इस तरह की मूवमेंट चलाकर कंपनी के मैनेजमेंट को एक तरह से धमकी दे रहे थे। परेशान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अपने सामने खड़े हुए सीनियर एग्जीक्यूटिव से कहा, देखिए, कोई भी डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता। श्रेया जी को प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से हटाने का पावर मेरे अकेले के पास नहीं है। मुझे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा। श्रेया के पास इस वक्त लीगल अथॉरिटी है। लीगली उनके पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर हैं। अगर श्रेया को अपनी कुर्सी से कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ अनिका जी हैं, जो इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि वो इस तरह का कोई फ़ैसला कर सके, क्योंकि कानून की नज़रों में भी एक ऐसा इंसान जिसे अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद ना हो, जो अपनी याददाश्त खो बैठा हो, वो इस तरह की लीगल डिसीजंस नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आगे कहा, एनीवे, मैं करण गुलेरिया से बात करूंगा, देखता हूं क्या सॉल्यूशन निकल पाता है, मगर प्लीज़ तब तक मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जिस तरह इतने सालों से वफादारी से कंपनी का साथ निभा रहे हैं, आने वाले कुछ वक्त तक कंपनी का साथ उसी तरह से निभाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने ही अपने हाथ खड़े कर दिए तो सोचिए, इतने सालों की मेहनत से हम सब ने मिलकर इस कंपनी को जहां पहुंचाया है, वहां से गिरने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और क्या जिस कंपनी को आप लोगों ने अपना खून पसीना दिया है, उस कंपनी को गिरते हुए आप अपनी नज़रों से देख पाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सर झुकाकर वहीं खड़े रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इतना जान चुके थे कि स्टाफ अपने मन ही मन सब कुछ तय करके आए थे। वो लोग शायद मन ही मन कंपनी की भलाई चाहते थे और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रेया को अपनी पोजीशन से हटाकर उस पोजीशन पर किसी काबिल इंसान को बिठाया जा सके, जो कंपनी के हित में डिसीजन लेकर जल्द से जल्द कंपनी के डूबते हुए नाम को बचा सके। स्कूल से निकाले जाने के बाद विक्रम और मिट्ठू दिल्ली शहर लौट आए। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन की जो स्कूल थी वो दिल्ली शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी और क्वार्टर्स में होने के कारण विक्रम और मिट्ठू का दिल्ली शहर के साथ नाता एक तरह से टूट चुका था। विक्रम दिल्ली में कुछ साल पहले ही आया था। मिट्ठू की मां के गुजर जाने के बाद विक्रम ने दिल्ली आकर पहले तो एक छोटी सी स्कूल में मैथ्स के टीचर की नौकरी ली। वहां उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण उसे स्कूल में एक के बाद एक प्रमोशन मिलते गए। फिर उसी स्कूल के एक साइंस टीचर की नौकरी उस स्कूल में लगी जहां अनिका और रोहित के बच्चे पढ़ा करते थे। वहां के मैथ्स टीचर रिटायर हो गए और इसलिए स्कूल को जल्द ही काबिल मैथ्स टीचर की ज़रूरत थी, जो सोफिस्टिकेटेड और ऊंचे ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाने वाली स्कूल में काम आ सके। इंटरव्यू में हर पहलू में विक्रम ने इंटरव्यू पैनल वालों की तारीफ़ें हासिल की और इंटरव्यू के बाद पैनल ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि विक्रम को उस नौकरी के लिए अपॉइंट कर लेना चाहिए। जब विक्रम को नौकरी मिली थी तब उसके दिल में काफ़ी उम्मीदें जाग गई थी, क्योंकि स्कूल के नियम के मुताबिक विक्रम के बेटे को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सकता था। जब मिट्ठू को स्कूल में एडमिशन मिला तब विक्रम के दिल में उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। विक्रम की ज़िंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह से वो मिट्ठू का फ्यूचर सिक्योर कर सके, और मिट्ठू को इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलने का ये मतलब था कि मिट्ठू आगे चलकर अच्छे से अच्छी एजुकेशन पाकर अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। मगर अब विक्रम और मिट्ठू के सपनों के आड़े सिर्फ एक नाम खड़ा था और वो था रोहित मारवा। रोहित मारवा के परिवार की वजह से ही मिट्ठू और विक्रम का स्कूल से निकाल दिया गया था। दिल्ली लौटने के बाद विक्रम फिर से उस पुरानी स्कूल में गया जहां वो पहले नौकरी किया करता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने विक्रम को जब कैबिन में बुलाया तब विक्रम को बड़े ही प्यार से अपनी चेयर के सामने वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, देखो विक्रम, तुम हमारे स्कूल के बेहतरीन टीचर्स में से एक रहे हो, बल्कि मैं सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी पोजीशन पर जिस टीचर को रखा था वो भी तुम्हारे जितना काबिल नहीं है। बच्चे तुम्हें आज भी याद करते हैं। तुम सबसे बेहतरीन टीचर्स में से एक हो और इसलिए 2 साल पहले तुम्हें बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। मैंने जब तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी तब मैं बड़ा खुश हो गया था कि तुम फिर से हमारी स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं चाहकर भी तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। प्रिंसिपल की बात सुनकर विक्रम मायूस हो गया। विक्रम ने अपनी आंखें झुका दी। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि शायद उसने कुछ महीनों पहले स्कूल छोड़ दी थी, इसलिए आज स्कूल ऐसे टीचर को वापस नहीं रखना चाहता था
जिसने स्कूल को किसी और बड़ी स्कूल और बड़ी तनख्वाह के लिए छोड़ दिया था। विक्रम के चेहरे पर मायूसी पड़ते हुए देख प्रिंसिपल ने कहा, देखो तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत समझना कि तुमने हमारी स्कूल छोड़कर बड़ी स्कूल में नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं ले रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुनकर विक्रम हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। विक्रम की हालत अच्छी तरह से समझते हुए प्रिंसिपल ने विक्रम से कहा, देखो विक्रम, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि तुम उस बड़ी स्कूल से निकाले गए हो। ये बात अब तक बाकी सारे स्कूलों में फैल चुकी है। क्या है कि आजकल की दुनिया में अगर कोई आदमी अपने काम में नाकाबिलियत की वजह से निकाला जाता है तो ये बात तो किसी को पता नहीं चलती, लेकिन अगर कोई आदमी पूरी काबिलियत होने के बावजूद किसी ऐसे कारण से निकाला जाता है जिसे स्कूल के आला अधिकारियों को या मैनेजमेंट को तकलीफ पहुंची हो तो यह बात आग की तरह फैल जाती है। विक्रम हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए विक्रम से कहा, देखो वो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। बात दरअसल ये है कि वहाँ स्कूल में तुम्हारे और मिट्ठू के साथ क्या हुआ था, ये बातें अब तक सारी की सारी स्कूल्स में आग की तरह फैल चुकी है। देखो, हम लाख कोशिश भी करें और ये कहें कि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और यहाँ हमारे देश के भविष्य को शिक्षण दिया जाता है, लेकिन असलियत तो ये है कि हर एक चीज़ बिजनेस है और ये एजुकेशन भी आजकल सिर्फ बिजनेस बनकर रह गया है। चाहे हमारा स्कूल हो या कोई और स्कूल, सब कुछ पैसों का खेल बन चुका है। सारा बिजनेस है और मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि इस एजुकेशन के बिजनेस में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल ने बात बढ़ाते हुए कहा, हर चीज़ चलाने के लिए पैसे लगते हैं। बच्चों की फ़ीस से तो स्कूल का मेंटेनेंस मुश्किल से चल पाता है। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह, टीचर्स की सैलरी और स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बाकी जो खर्चे होते हैं वो सारा खर्चा मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर्स के ज़रिए स्कूल में ले आती है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ सबसे ऊपर नाम अगर इस शहर में किसी का है तो वो है रोहित मारवा का। बात चाहे उस स्कूल की हो, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की हो या हमारे स्कूल की हो, हर ट्रस्ट को, हर मैनेजमेंट को स्कूल चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और हमारे शहर में बड़े से बड़ा ट्रस्टी हो या मैनेजमेंट का आला अधिकारी, सभी को रोहित मारवा की गुड बुक्स में रहना है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला कि रोहित मारवा के साथ तुम्हें नौकरी से निकालने का कुछ कनेक्शन है, सभी लोगों ने अपने अपने ग्रुप पर तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इनफैक्ट मुझे आज सुबह ही हायर अथॉरिटी से एक ईमेल आया था जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर तुम वापस आकर अपनी नौकरी वापस मांगना चाहो तो मैं तुम्हें मना कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से सीधे सीधे हमारे मैनेजमेंट के लोग रोहित मारवा से दुश्मनी मोल लेंगे। इसलिए इस स्कूल में तो क्या, मैं तुम्हें कहता हूँ कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। प्रिंसिपल साहब की यह बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया। प्रिंसिपल साहब की बात सुनते ही विक्रम ने प्रिंसिपल साहब से कहा, अगर इस तरह मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना और अपने बच्चे का। प्रिंसिपल साहब ने अपने हाथ के इशारे से विक्रम को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और ये भी मत समझना कि तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूँगा। मगर जहाँ बात रोहित मारवा की आती है तो हमारे मैनेजमेंट के लोग भी काफ़ी हेल्पलेस नज़र आते हैं। देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता, मगर कुछ वक्त गुजर जाने दो। मैं इस मुसीबत से बाहर निकालने का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक काबिल टीचर हो, एक बेहतरीन इंसान हो और तुम जैसे इंसान को टीचिंग लाइन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें तुमसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान है। आई वुड लव टू हैव यू बैक ऑन द जॉब। तुम जब रिज़ाइन करके गए थे तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। हाँ, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हारे लिए काफ़ी खुश था, मगर मैं जानता था कि मैं और मेरा स्कूल एक काबिल टीचर को गंवा रहे हैं। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंसिपल साहब की बात पर क्या रिएक्ट करें। उसे खुश होना चाहिए या इस बात को लेकर दुखी होना चाहिए कि सारी काबिलियत और सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ उसे इसलिए नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने जाने अनजाने में मारवा परिवार के एक सदस्य को नाराज़ किया था। प्रिंसिपल साहब के कैबिन के बाहर खड़ा मिट्ठू सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मिट्ठू को बार बार अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर साथ ही मिट्ठू को इस बात से भी आश्चर्य हो रहा था कि उसके हाथों से छूटी हुई एक गेंद उसके और उसके पापा की ज़िंदगी को इस कदर कैसे बिगाड़ सकती थी। मिट्ठू ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या दो इंसान जिसे भगवान ने बिल्कुल एक जैसा बनाया होता है, दो आँख, एक नाक, दो कान,
उनके बीच में इतना फ़र्क होता है। निराश और हताश विक्रम जैसे ही प्रिंसिपल साहब की कैबिन से बाहर निकला, उसने देखा कि मिट्ठू ठीक दरवाजे पर खड़ा था। बिना कुछ कहे विक्रम ने मिट्ठू का हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस से बाहर ले जाने लगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में विक्रम के कई पुराने दोस्त उसे मिलने के लिए आगे आ रहे थे, मगर विक्रम बस अपना सर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल गया। सभी लोग विक्रम का इस तरह का रिएक्शन देखकर काफ़ी हैरान हो गए। विक्रम स्वभाव से काफ़ी मिलनसार था। वो कभी किसी का अनादर नहीं करता था, मगर आज अपने दोस्तों को आगे आता हुआ देखने के बावजूद विक्रम अपना सिर झुकाकर सबके बीच से रास्ता बनाते हुए निकल गया था। ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लग रही थी। तभी एक स्टाफ मेंबर ने विक्रम की हालत समझते हुए बाकी लोगों से कहा, अरे भाई, अपने विक्रम के साथ बहुत बुरा हुआ है। खेलते खेलते मिट्ठू के हाथों से रोहित मारवा की बेटी को गेंद लग गई। बस उसके बाद क्या था, रोहित मारवा की नकचढ़ी बेटी ने पूरे स्कूल में वो हंगामा मचाया कि सारे मैनेजमेंट वाले दौड़कर स्कूल पहुँचे। अब रोहित मारवा की बेटी अगर चाहे तो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से अपना बस्ता उठवा सकती है। विक्रम की नौकरी खा जाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। बस उस नकचढ़ी लड़की ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी और कह दिया कि वो मिट्ठू को स्कूल से निकाल दें और विक्रम को नौकरी से निकाल दें। बेचारे दोनों बाप बेटे की किस्मत चमकते चमकते रह गई। यहाँ से जब गए थे तब ऐसा लग रहा था जैसे बाप के साथ साथ बेटा भी कामयाबी की नई इमारतों की ऊंचाइयों को छुएगा, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा चुका है, वो भी मिस्टर रोहित मारवा की वजह से। ना तो वो खुद इतना ताकतवर होता, ना तो उसकी बेटी नकचढ़ी होती, और ना ही इन दोनों के साथ ऐसा हुआ होता। हालांकि विक्रम अपना सिर झुकाए आगे आगे चल रहा था और उसके कानों पर बाकी लोगों की बातें नहीं पड़ रही थी, मगर विक्रम के पीछे चल रहा मिट्ठू सबकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद मिट्ठू ने अपने पापा को रोकते हुए पूछा, पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? मिट्ठू की बात सुनते ही विक्रम अचानक जैसे अपने ख्याल से बाहर निकला। अपना होश संभालते हुए विक्रम ने अपने चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और एक लंबी सांस अपने अंदर खींचते हुए मिट्ठू से कहा, यहाँ चांदनी चौक के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने की बात कही है मैंने अपने एक दोस्त से। विक्रम के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि विक्रम अपने बेटे से कुछ कहना चाहता था, मगर उसे झिझक हो रही थी। विक्रम बार बार अपने ही ख्यालों में खो जा रहा था। वो मिट्ठू से बात करना चाहता था, पर कुछ था जो उसे रोक रहा था। पर विक्रम जानता था कि ये बात वो जितनी जल्दी मिट्ठू से कह देगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस कारण विक्रम ने काफ़ी देर तक सोचने के बाद किसी तरह विक्रम ने अपने आप में हिम्मत भरी। इसके बाद विक्रम घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख कर कहने लगा, देखो बेटा, जब तक पापा को कहीं नौकरी नहीं मिल जाती हमें उस घर में एडजस्ट करना होगा। देखो, हम इस वक्त जहाँ जाने वाले हैं वो घर थोड़ा सा छोटा है और घर के आसपास ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ तक कि टॉयलेट भी घर से कुछ मीटर दूर होगा। मगर एक बात है, वहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफ़ी बच्चे होंगे। मिट्ठू बस अपना सिर झुकाए अपने पापा को देखता रहा। विक्रम ने कुछ देर बाद मिट्ठू से कहा, देखो बेटा, अगर सच बताऊं तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, मगर मेरा यकीन मानना धीरे धीरे तुम्हें वो माहौल अच्छा लगने लगेगा। वहाँ अच्छे लोग रहते हैं और फिर जब मुझे वापस दूसरी कोई नौकरी मिल जाएगी तो हम तुरंत किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। विक्रम की बातें सुनकर मिट्ठू की आंखों से आंसू बहने लगे। मिट्ठू ने धीरे धीरे सिसकियां लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक विक्रम ने मिट्ठू के गालों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर पूछा, क्या हुआ मिट्ठू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, कुछ ही दिनों की बात है। मिट्ठू ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, पापा, आप जहाँ ले जाएंगे मैं वहीं चलूँगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे जहाँ रहने को कहेंगे वहाँ रह लूँगा, जो खाने को मिल जाएगा खा लूँगा। ये कहने के बाद मिट्ठू ने अपनी दोनों बाहें विक्रम के गले में डाल दिया और विक्रम से ज़ोर से लिपटते हुए कहा, आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं रहूँगा पापा, बस आप मुझसे नाराज़ होकर मुझसे दूर मत चले जाइएगा। जैसे मम्मी चली गई, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से अच्छा लड़का बनकर रहूँगा। मैं आगे कभी किसी से बात ही नहीं करूँगा तो कोई मेरी शिकायत ही नहीं करेगा, और अगर कोई मेरी शिकायत नहीं करेगा तो आपको भी सज़ा नहीं मिलेगी। मिट्ठू के मन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ था, ये बात विक्रम अभी तक नहीं जानता था। विक्रम ने मिट्ठू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा,
जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। हमारी किस्मत में कई बेहतर चीज़ें लिखी होंगी, इसलिए ऊपर वाले ने हमें उस रास्ते पर जाने से रोका जहाँ हमारी भलाई नहीं थी। हो सकता है दूसरा सही रास्ता मिलने के लिए कुछ वक्त लग जाए, मगर मेरा यकीन मानो वो रास्ता ज़रूर मिलेगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। मैंने तुम्हें हमेशा ही सिखाया है ना, इंसान को किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान हिम्मत से काम नहीं लेता वो कायर होता है। और तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। मिट्ठू को भी अंदर से अब अच्छा लगने लगा। वो पूरी तरह से खुश तो नहीं था, मगर अब वो पहले के जैसा हताश नजर नहीं आ रहा था। अपने बेटे को इस तरह देखकर विक्रम को भी मन ही मन दुख हो रहा था, पर वो अपना दुख मिट्ठू को नहीं दिखाना चाहता था। विक्रम अब समझ गया था कि मिट्ठू के मन में अब उस घटना ने घर बना लिया था। इस कारण वो अब मिट्ठू को और भी अच्छी तरह से रखना चाहता था। रोहित के प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर सख्त पहरा था। टॉप फ्लोर के नीचे के दो फ्लोर पर हर एक कमरा रोहित के गार्ड्स को अलॉट कर दिया गया था और दोनों फ्लोर्स पर काफ़ी सख्त पहरा था। पहरा इतना तेज था कि अगर कोई दुश्मन पहले तो होटल की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर आता है, तो होटल के मेन एंट्रेंस के बाहर इतनी सख्त सिक्योरिटी का पहरा था कि होटल लॉबी के अंदर दुश्मनों का पहुंचना नामुमकिन था। मगर किसी तरह दुश्मन और लॉबी के अंदर आ भी जाए तो रोहित तक पहुंचने के लिए उन्हें किले की 2 मजबूत सुरक्षा कवच भेद कर टॉप फ्लोर तक पहुंचना होता है, जो ये कहा जा सकता था कि सबसे खतरनाक दुश्मन के लिए भी नामुमकिन था। प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर रोहित की सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी अलर्ट होकर पहरा दे रहे थे। वहीं प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर से बच्चों को खिलखिलाने की और हंसने की आवाज़ आ रही थी। रिया ने सबको मोबाइल गेमर बना दिया था। यहाँ तक कि रोहित, जिसे गेमिंग से सख्त नफरत थी, उसे भी रिया गेमिंग खेलने पर मजबूर कर दिया। रोहित, अनिका, अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया तीनों अपने हाथों में बड़ी बड़ी जॉयस्टिक्स पकड़कर बड़ी सी स्क्रीन की ओर देखकर एक ऐसी गेम खेल रहे थे जिसमें उन्हें फाइटर प्लेन के जरिए दुश्मन के अड्डों को बमबार्डिंग करके तहस नहस करना था। रोहित ने जब रिया की गेमिंग स्किल्स देखी तो वो हैरान रह गया। रिया के लिए ये सब कुछ इतना आसान था जैसे कि किसी इंसान के लिए सांस लेना। रिया को ना तो एफर्ट लगती थी और ना ही रिया एक सेकंड के लिए भी कोई मूव करने से पहले सोचती थी। रोहित को आज तक रिया की इस गेमिंग की आदत से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी और रोहित और अनिका दोनों ही उसे ज़्यादातर गेम्स नहीं खेलने देते थे। मगर रिया की स्किल्स देखकर रोहित को मन ही मन अपनी बेटी पर फक्र होने लगा था। आज तक रोहित और अनिका ये सोचते थे कि रिया अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती तो उसका फ्यूचर काफ़ी मुसीबत भरा हो सकता था। हालांकि रोहित और रिया दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं करती तब भी रोहित और अनिका के पास इतना कुछ था कि रिया अपनी ज़िंदगी न सिर्फ आराम से बल्कि ऐशो आराम से गुजार सकती थी। अचानक गेम खेल खेल कर थक चुके रोहित ने अपनी जॉयस्टिक नीचे रखी और सबसे कहा, बस भाई, बहुत खेल ली गेम, बहुत देर हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी थी और बच्चे भी अपने यूजुअल स्लीपिंग टाइम को 4 घंटे पार कर चुके थे। जैसे ही रोहित ने यह बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखों में भी नींद साफ नजर आने लगी। उन दोनों को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि खेलते खेलते वक्त कहाँ बीत गया था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने अपनी माँ से गुड नाइट कहा। रिया ने अनिका को लिपट कर कहा, गुड नाइट मम्मा, हम तीनों उस कमरे में जाते हैं, वो मेरा फेवरेट कमरा है। मैं, अलेक्जेंडर और आर्यन वहाँ सोएंगे और आप और पापा तो सामने वाले बेडरूम में सोइएगा। रिया की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। शरारती रिया ने जानबूझकर ऐसी बात कही थी। रिया चाहती थी कि उसकी मॉम और डैड पहले की तरह ही एक साथ रहें और पहले की तरह अनिका भी रोहित से उतना ही प्यार करने लगे जितना रोहित अनिका से करता था। जैसे ही अनिका ने रिया के मुंह से सुना कि रोहित और अनिका को एक ही कमरे में रुकना था, अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वैसे तो अनिका ने खुद तय किया था कि वो अपने फैमिली से जुड़ने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी बीती ज़िंदगी में वो जिस तरह से रहती थी उसी तरह से रहने की कोशिश करेगी। मगर जब भी बात रोहित के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की आती थी, अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। होश में आने के बाद रोहित के बारे में अनिका ने जो सबसे पहली चीज़ सुनी थी वो अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के मुंह से ही थी कि रोहित अनिका के भाई का कातिल था। ये बात कहीं ना कहीं अनिका के जहन में एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। रिया की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, मगर रोहित ने देखा कि अनिका के चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी।
रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हें ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो बच्चों के साथ बच्चों के रूम में रुक सकती हो, मैं अकेला उस कमरे में सो जाऊंगा। अनिका बस यहाँ वहाँ देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित की इस बात का क्या जवाब दे और उसे क्या रिएक्शन दे। रोहित ने अनिका के दोनों गालों पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बेहद प्यार करती हो। हालांकि पहले से तुम्हारा स्वभाव यही रहा है कि तुम अपने प्यार का इजहार इतनी आसानी से नहीं करती। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे रिलेशनशिप को इतने साल बीत गए, हम तीन तीन बच्चों के माँ बाप हैं, मगर आज तक तुमने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा। रोहित की यह बात सुनकर अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अनिका को उसके बारे में बेहतर समझाते हुए कहा, देखो, तुम उन लड़कियों में से हो जो अपने दिल की बातें खुलेआम सबके सामने जाहिर करना पसंद नहीं करती। तुम उन लड़कियों में से हो जिसे अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह चुपचाप तकलीफ़ को सहन कर लेगी, बजाय इसके कि उस तकलीफ़ के बारे में ढिंढोरा पीट कर लोगों को यह बताने की कोशिश करे कि वह कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और अगर लोग उसकी मदद करें। कमाल की बात है ना अनिका, अक्सर दो प्रेमी एक दूसरे से यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। कम से कम आज मैं ये कह सकता हूँ कि सचमुच मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने आप से ज़्यादा जानता हूँ। रोहित की इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अनिका को भी लग रहा था कि ज़रूर श्रेया को रोहित के बारे में कोई गलतफहमी थी। मगर बात जब भी रोहित से नज़दीकियां बढ़ाने की आती तो अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती। बच्चों को और अनिका को उनके बेडरूम में छोड़ने के बाद रोहित ने बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और बालकनी की ओर चला गया। बालकनी में जाने के बाद रोहित ने अपनी जेब से सिगार का एक बड़ा सा बक्सा निकाला और सिगार जलाते हुए आसमान की ओर देखकर कुछ सोचने लगा। जब सुबह अनिका की बेडरूम में आँख खुली तो अनिका ने देखा कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए थे। अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। अनिका जब से अपनी याददाश्त खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि अनिका की नींद की बीमारी भी उसे कोसों दूर हो गई थी। सुबह के 6 बजे थे। अनिका की आँख खुल चुकी थी। कमरे में अनिका अकेली जाग रही थी। कुछ देर तक कमरे में यहाँ वहाँ टहलने के बाद अनिका को कमरे के अंदर कुछ घुटन सी महसूस होने लगी थी। अनिका ना तो पर्दे खोल सकती थी और ना ही टीवी चला सकती थी। अनिका जानती थी कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए थे और स्कूल से इतनी दूर आने के बाद अनिका भी नहीं चाहती थी कि बच्चों को फिर से सुबह सुबह जल्दी जगाया जाए। अनिका चाहती थी कि बच्चे अपने वैकेशन को एंजॉय करें, इसलिए शावर लेने के बाद अनिका ने तय किया कि वो कमरे से बाहर निकलकर टाइम पास करने का कोई और जरिया ढूंढेगी। जब अनिका धीरे से बेडरूम से बाहर निकली तो अनिका ने देखा प्रेसिडेंशियल सूट पूरी तरह से सजाया गया है। डाइनिंग टेबल पर सुबह का ब्रेकफास्ट लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे देश विदेश की हर डिश को छोटे छोटे पोर्शन में टेबल पर सजाया गया था। रात को सोने से पहले ही रोहित ने अपने स्टाफ मेंबर से कह दिया था कि सुबह के वक्त मास्टर की का इस्तेमाल करके नाश्ते की टेबल को सजा दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोहित और बच्चों को पसंद था। अनिका की फेवरेट डिशेस भी टेबल पर सजाई गई थी, मगर अफसोस की बात यह थी कि खुद अनिका नहीं जानती थी कि नाश्ते में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। मगर जैसे ही अनिका की नज़र एक्जोटिक बॉयल्ड वेजिटेबल पर पड़ी, अनिका ने बिना सोचे कुछ वेजिटेबल अपनी प्लेट में लिए और चीज़ ब्रेड और बटर के साथ नाश्ता करना शुरू किया। उसी डाइनिंग टेबल पर चाय का एक बड़ा सा पोट भी रखा गया था और साथ में बच्चों के लिए दूध और जूस भी रखे गए थे। अनिका ने कुछ देर तक नाश्ता किया और फिर चाय पीने के बाद कमरे में फिर से यहाँ वहाँ टहलने लगी। सुबह के 7:30 बजने वाले थे, मगर अभी कोई जागा नहीं था और ना ही अनिका को उम्मीद थी कि कोई इतनी जल्दी जागेगा। अनिका जब बालकनी में गई तब अनिका ने देखा कि प्रेसिडेंशियल सूट की बालकनी से लगभग पूरा का पूरा मनाली नजर आता था। पहाड़ों के बीच बना सुंदर शहर मनाली आसपास बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हुए थे। बालकनी में खड़ी अनिका को हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। जब भी हवाएं चलती तो अनिका अपने दोनों हाथ समेटकर अपने शरीर को गर्माहट देने की कोशिश करती। कुछ देर तक बालकनी में खड़े होने के बाद अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अनिका कई दिनों से 4 दीवार के भीतर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी अनिका के दिमाग में एक ख्याल आया। अनिका प्रेसिडेंशियल सूट के मेन डोर पर गई और जैसे ही अनिका ने धीरे से मेन डोर का दरवाज़ा खोला, अनिका ने देखा कि सिक्योरिटी की एक बड़ी सी टीम प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर पहरा दे रही थी। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका को दरवाजे पर देखा, उस गार्ड ने अनिका के पास आते हुए उसे सैल्यूट किया और कहा, यस मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए?
इतनी सारी सिक्योरिटी को देखकर अनिका को खुद को घबराहट महसूस होने लगी थी, मगर अनिका इतना तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो कोई मामूली फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी और अनिका और उसके परिवार पर कई किस्म के खतरे थे। अनिका ने उस यूनिफॉर्म में खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही अनिका की यह बात सुनी वो हैरान रह गया और वो अनिका के पीछे कहीं न कहीं रोहित को ढूंढने लगा। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित का इंतजार कर रहे थे तो उनकी आंखों में आए सवालों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, वो इस वक्त अपने कमरे में सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उन्हें जगाना सही रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अनिका की इस बात को सुनकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आने लगे थे। मुझे लगता है कि आपको सर के जागने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद सर आपको आप जहां कहेंगी वहां ले जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स अनिका की नाजुक हालत अभी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे और इसलिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड ये भी जानते थे कि इस वक्त रोहित को जगाना भी सही नहीं होगा और अनिका को अकेले बाहर जाने देना भी सही नहीं रहेगा। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही था कि अनिका रोहित के जागने का इंतजार करे। मगर वो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद अनिका ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ देर तक अपने मन ही मन सोचने के बाद कहा, हो सकता है कि उनको जागने में काफ़ी लेट हो जाए क्योंकि वो और बच्चे काफ़ी देर रात तक गेम खेल रहे थे। अनिका की इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कमरे से बाहर जाने की इजाज़त दें भी या नहीं। तभी अनिका ने सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, मुझे घर में बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ देर मैं कमरे से बाहर निकलकर टहलना चाहती हूँ। अनिका की बातें सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और भी ज़्यादा हैरान नजर आने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मालिक के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें या मालकिन ने अभी अभी जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसे फॉलो करें। मालिक के इंस्ट्रक्शंस और मालकिन की रिक्वेस्ट के आगे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी बेबस और कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। तभी सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है मैडम, आप होटल के क्लब हाउस में जाकर टहल सकती हैं, मैं आपके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भिजवा देता हूँ। उस सीनियर सिक्योरिटी गार्ड को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो जानता था कि रोहित को इस तरह कच्ची नींद से जगाना भी सही नहीं होगा और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका को चार दीवारी के अंदर बेचैनी महसूस हो रही है तो उसे क्लब हाउस में कुछ देर टहलने दिए जाने में कोई हर्ज नहीं था। आखिर पूरी की पूरी होटल में रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिक्योरिटी तैनात कर रखी थी और इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम के बीच अनिका बिल्कुल सेफ थी। इस बात का भी कॉन्फिडेंस उस सीनियर सिक्योरिटी गार्ड को था। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन मिलते ही अनिका ने बड़े ही धीरे से प्रेसिडेंशियल सूट का बड़ा सा दरवाज़ा बंद किया और गार्ड्स की देखरेख में आगे बढ़ने लगी। सिक्योरिटी गार्ड अनिका को एलिवेटर से नीचे चौथी मंजिल पर बने क्लब हाउस में ले गए। जब क्लब हाउस में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अनिका ने देखा कि क्लब हाउस काफ़ी बड़ा और आलीशान क्लब हाउस था, जहां तरह तरह के स्पोर्ट्स, जिम और इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ के इंतजाम नज़र आ रहे थे। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का क्लब हाउस लगभग उसी क्लब हाउस जैसा था जैसा मारवा हाउस में रोहित ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। हर चीज़ का खास ध्यान रखा गया था। जिमिंग के इक्विपमेंट से लेकर स्विमिंग पूल तक सारा का सारा इंतजाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता था कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की कुछ कुछ बातें इंटरनेशनल गेस्ट के लिए भी चौंकाने वाली थी। कई बड़े बड़े वीवीआईपी इंटरनेशनल गेस्ट वहां रुकने के बाद ये कह चुके थे कि उन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम और इतनी लग्जूरियस होटल दुनिया में कहीं नहीं देखी। रोहित और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का भी यही मकसद था कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी ऑफ़र करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना मुरीद बना लें, ताकि वह लोग कभी चाहकर भी उन्हें छोड़कर जाने के बारे में ना सोचें। एक बड़े और आलीशान स्विमिंग पूल के आसपास एक छोटा सा जॉगिंग ट्रैक बनाया था। पूरे के पूरे क्लब हाउस में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त था और होटल के ज़्यादातर गेस्ट देर रात पार्टी करके अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। स्विमिंग पूल के आसपास बिछे ट्रैक पर धीरे धीरे चलते हुए अनिका सुबह की ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक आवाज़ पड़ी, हेलो मिस अनिका। अनिका बड़े ही आराम से स्विमिंग पूल के किनारे बने एक छोटे से जॉगिंग ट्रैक पर टहल रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक भारी करारी आवाज़ पड़ी, हेलो मिस अनिका। इस भारी आवाज़ को सुनकर अनिका ने जब हैरान होकर मुड़कर देखा तो स्विमिंग सूट पहना एक बड़ा ही स्टाइलिश 35 से 40 की उम्र का आदमी अपने हाथ में बाथ रोब पकड़े अनिका की ओर चल कर आ रहा था।
अनिका ने जैसे ही उस आदमी का पहनावा देखा, अनिका ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उस आदमी ने सिर्फ स्विमिंग सूट पहन रखा था। हालांकि उस आदमी ने अपने हाथ में बाथ रोब पकड़ रखा था, मगर उसने शरीर पर ना के बराबर कुछ पहना था। उस आदमी का पहनावा देखकर कोई भी लड़की की यही हालत होती जो अनिका की थी। अनिका ने जैसे ही मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिन का ज़्यादातर वक्त जिम में गुजारता था। स्टाइलिश बॉडी, क्लीन शेव लुक और उस आदमी के बोलने चलने के अंदाज से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी किसी फैशन मैगजीन का मॉडल था। याददाश्त खो जाने के बाद अनिका ने इस आदमी को कभी देखा नहीं था और अनिका ये नहीं जानती थी कि ये आदमी जो धीरे धीरे उसकी तरफ चल कर आ रहा था वो अनिका के अतीत से सचमुच जुड़ा भी था या कोई अनजान आदमी था जो स्विमिंग पूल के किनारे पर टहल रही खूबसूरत लड़की को देखकर सिर्फ उसे दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे अप्रोच कर रहा था। मगर अनिका कहीं ना कहीं मन ही मन में घबराहट महसूस कर रही थी, क्योंकि उस आदमी ने अनिका का नाम पुकारा था। अनिका के दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर उस आदमी ने उसका नाम कैसे ले लिया था। क्या वो उसे जानता था या फिर उसका अनिका या रोहित के साथ कोई कनेक्शन था। अनिका यही सब सोच रही थी। इसी बीच अनिका ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर कदम आगे बढ़ाने लगा था और उसके बिल्कुल पास आकर उस आदमी ने कहा, हेलो अनिका, क्या आपने मुझे पहचाना? उस आदमी ने अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर अनिका उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सामने खड़े आदमी को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। ना ही अनिका उस आदमी को इस तरह देखने में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी और ना ही बात करने में। इससे पहले कि वो आदमी अनिका को और कुछ कह पाता, अनिका का एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अनिका के पास आया और उस आदमी को अनिका की ओर आगे बढ़ने से रोकते हुए कहने लगा, सर एक्सक्यूज़ मी, इस तरह मैडम किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको मैडम से दूर रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उस आदमी के हाथ को अनिका की ओर बढ़ा हुआ देखकर अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को दूर रहने का इशारा किया। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक छोटी सी बंदूक थी, जिस पर गार्ड ने अपना एक हाथ रखा था ताकि इमरजेंसी होने पर वो गार्ड तुरंत अपने सेफ्टी होल्डर से गन को निकाल सके। इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट था। उस सिक्योरिटी गार्ड को इतना अलर्ट देखकर सामने खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और कहा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं मारवा खानदान का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त हूँ। मेरा नाम है सागर सान्याल। सागर सान्याल का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया। अनिका की ओर एक आदमी को बढ़ता हुआ देखकर बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, मगर जैसे ही सभी लोगों ने सागर सान्याल का नाम सुना तब सभी लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए। सागर सान्याल और कोई नहीं बल्कि देश की रूलिंग पार्टी के लीडर प्रेम सान्याल का इकलौता बेटा था। ये माना जाता था कि सागर सान्याल देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के हर खूबी रखता था। साथ ही साथ यह भी कहा जाता था कि सागर सान्याल और योगराज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। हालांकि बचपन में दोनों ने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा था, मगर जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच एक ऐसे कंपटीशन का दौर शुरू हुआ कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। कभी सागर सान्याल योगराज को पीछे पछाड़ने के लिए कूटनीतियों का इस्तेमाल करता, तो कभी योगराज सागर सान्याल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। योगराज के पास एक तरफ लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा था। स्वर्गीय दमयंती देवी के नाम पर कई लोग योगराज के साथ जुड़ना चाहते थे और योगराज को अपना मसीहा समझते थे। वहीं सागर सान्याल के पिता प्रेम सान्याल पार्टी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पर थे। उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। जब रोहित मारवा के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने आसपास नज़र घुमाई तो उन्होंने देखा कि सागर सान्याल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने हाथों में हथियार लेकर सागर पर होने वाले किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छी तरह से जान गए थे कि वो किसी भी हालत में सागर सान्याल की गैंग के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बखेड़ा नहीं कर सकते थे। ये दो हाई प्रोफाइल गुटों के बीच का मामला था और उन्हें बड़ी बारीकी और मैच्योरिटी से काम लेना था। जब सागर ने देखा कि सिचुएशन पूरी तरह से उसके कब्जे में थी तो सागर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बाथरोब अपने सामने से हटाकर स्विमिंग पूल के किनारे पर पड़ी एक बड़ी सी रिक्लाइनिंग चेयर पर फेंक दिया। सागर ने सिर्फ एक छोटा सा स्विमिंग सूट पहन रखा था। सागर धीरे धीरे अनिका के पास आने लगा। अनिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी और अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सागर सान्याल के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोके। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत करते हुए अनिका और सागर के बीच में आकर कहा,
सागर सर, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। हमारे सर अभी कुछ ही देर में जाग जाएंगे, आप कहें तो। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड आगे कुछ कहकर बात कर पाता, सागर ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, अरे तुम्हारे सर से मुझे कोई काम नहीं है, हम तो आपकी मैडम से मिलना चाहते हैं। सागर की बातों में एक अजीब सी बेहूदगी थी। उस बेहूदगी को महसूस करते हुए सागर के सिक्योरिटी गार्ड ने सागर सान्याल से कहा, सर माफ़ कीजिएगा, मैडम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको यहाँ से जाना होगा। उस पर गार्ड ने देखा कि सागर अभी भी अजीब तरह से अनिका की ओर देख रहा था। ये देख गार्ड ने फिर से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, इस वक्त मैडम किसी से नहीं बात कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद सागर ने फिर से उस गार्ड को चुप कराते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी मैडम पूरी तरह से याददाश्त खो चुकी है, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारी मैडम पागल नहीं है। अच्छे बुरे की समझ है तुम्हारी मैडम को अच्छी तरह से। मैं बस कुछ देर के लिए तुम्हारी मैडम से बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात थोड़ी सी पर्सनल है, इसलिए मैं तुम्हारी मैडम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो दूर खड़े रहकर पहरा दे सकते हो, और वैसे भी तुम मुझे अच्छी तरह से देख सकते हो, मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ। ना तो मेरे पास कोई हथियार है और ना ही मैंने कपड़ों के अंदर कोई हथियार छुपा रखा है, क्योंकि मैंने तो कपड़े भी पहने नहीं हैं। ये कहने के बाद सागर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सिक्योरिटी गार्ड को कहा, देखो तुम चाहो तो चेक कर लो। सागर का ये बेहुदा किस्म का जेस्चर देखकर सिक्योरिटी गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। भले ही रोहित मारवा की ताकत के सामने सान्याल परिवार की ताकत कुछ भी नहीं थी, मगर ऐसा नहीं था कि सान्याल परिवार की ताकत को नज़रअंदाज किया जा सकता था। सिक्योरिटी गार्ड को सागर सान्याल की एक बात बिल्कुल सही लगी कि सागर सान्याल इस वक्त बिल्कुल निहत्था था। वो चाहकर भी अनिका पर हमला नहीं कर सकता था, और फिर अगर उसने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो रोहित के सभी सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूकों की कमी नहीं थी। इसलिए सागर सान्याल की जिद के सामने घुटने टेकते हुए अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, सागर सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम लोग यहीं कुछ दूरी पर खड़े हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका ने सागर की ओर अपनी पीठ कर रखी थी। सागर ने जिस तरह का लिबास पहना हुआ था, उसकी वजह से अनिका सागर की ओर देखना नहीं चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड अनिका से कुछ कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। सागर ने जब देखा कि वो अनिका से बिना किसी के सुनने में आए बात कर सकता था, तो सागर ने धीरे से अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाए। सागर अनिका को ऊपर से नीचे तक देखकर घूर घूर कर देखता रहा। जब अनिका ने देखा कि उसके पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अनिका ने मुड़कर देखा, मगर सागर अनिका के इतने करीब खड़ा था कि अनिका ने जब सागर को मुड़कर देखा तो वो चौंक गई और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अनिका ने डर कर अपने कदम पीछे हटाए। तभी सागर ने अनिका से कहा, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेहद खूबसूरत हैं, और यह बात जायज़ है कि कई लोग आपकी खूबसूरती की वजह से आपसे दोस्ती करने के लिए आपको अप्रोच कर चुके होंगे। हाँ, अगर आप उस रोहित मारवा की बीवी ना होती तो मैंने भी ज़रूर ये कदम उठाया होता, क्योंकि सच कहूँ तो मैंने आज तक कई सारी मॉडल्स को डेट किया है। उनमें से कईयों ने इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीते हुए हैं, मगर सच कहता हूँ, मैंने आप जितनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। पता नहीं रोहित जैसे इंसान के नसीब में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सागर की इन सब बातों का क्या मतलब समझे और उसको क्या जवाब दे। तभी सागर ने एक लंबी सांस अपने शरीर में लेते हुए अनिका से कहा, चलिए छोड़िए, रोहित कितना लकी है और मैं कितना लकी हूँ। हम इस बारे में चर्चा करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप ये सब कुछ ढोंग कर रही हैं या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच है, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सचमुच अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई हैं। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी याददाश्त इस वक्त आपके साथ होती तो ज़रूर आपके मन में मेरे लिए एक ऐसी राय होती जो ज़्यादातर लोगों के मन में है, कि मैं यानी कि सागर सान्याल एक अय्याश किस्म का आदमी है। अलग अलग लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सारे के सारे मेरे शौक़ हैं। मगर जहाँ मेरे अंदर 10 बुरी आदतें हैं, मेरी एक अच्छी आदत भी है। जानती हैं वो क्या है? अनिका हैरानी से इस अजीब आदमी की बात सुन रही थी। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ।
मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने परिवार से जुड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं, मगर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले आप जिसे जुड़ना चाहती हैं उसके बारे में कुछ सच्चाई भी जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। रोहित को अगर पहचानना है तो वो देखने की कोशिश करो जो वो नहीं दिखाता। रोहित की शक्ल ही इस दुनिया में एक सबसे बड़ा धोखा है। सागर की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जब से उसकी याददाश्त खोई थी, होश में आने के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने रोहित के बारे में अनिका को कहा था कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी फैमिली उन फैमिलीज़ में से थी जिनके बारे में यह कहा जा सकता था कि उन्हें किसी की नज़र न लग जाए। रोहित एक आदर्श पिता था, एक आदर्श पति था, एक आदर्श बेटा था और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि रोहित वो जिम्मेदार इंसान था जिसने कम उम्र से ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर उसे बखूबी निभाई थी। हर तरफ लोग रोहित की तारीफ़ें ही किया करते थे, मगर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अनिका के मन में रोहित के लिए ढेर सारी शंकाएं पैदा कर दी थी, जैसे कि श्रेया, स्कूल का प्रिंसिपल और अब सागर सान्याल। खुद सागर किसी भी एंगल से एक शरीफ इंसान नहीं नज़र आ रहा था। उसके बात करने का तरीका, उसका ओवर कॉन्फिडेंस और अनिका की तरफ उसकी इस प्रकार की नज़र। मगर फिर भी सागर ने अनिका से जो बात कही थी वो बातें सुनकर अनिका कुछ देर तक सोच में पड़ गई। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, मैं यहाँ आपको आपके पति के खिलाफ भड़काने नहीं आया। भला इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? आपकी तो शादी हो चुकी है, आप 3 बच्चों की माँ हैं। हालांकि इसके बावजूद आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं आपके साथ अफेयर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनिका ने ये बात सुनी, अनिका ने सागर को गुस्से से देखा। एक तरफ अनिका का मन कर रहा था कि वो सागर से बचकर वहाँ से भाग जाए, पर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अनिका को जानना था कि आखिर सागर उसके पास क्यों आया था और इस तरह से बातें क्यों कर रहा था। अनिका की बड़ी बड़ी आंखें देखकर सागर ने अपनी छाती पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे अनिका जी, ऐसे मत देखिए, वरना मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। सागर की आंखों में बेहूदगी देखकर अनिका ने फिर से अपनी नज़रें घुमा ली। दूर खड़े अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ये तो नहीं सुन पा रहे थे कि सागर अनिका के साथ क्या बातें कर रहा था, मगर वो इतना ज़रूर जानते थे कि अगर सागर ने अनिका के साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी या उस पर किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश की तो वो सागर के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। कुछ देर खामोश रहकर सागर बस अनिका को देखता रहा। उसके बाद जब अनिका की सांसें कुछ तेज़ होने लगी तब सागर ने अनिका के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, क्यों न हम एक डील करें। जैसे ही सागर ने डील की बात की, अनिका ने मुड़कर सागर की ओर देखा। सागर ने अनिका से कहा, देखिए अनिका जी, रोहित मारवा की असलियत को पहचानने में कुछ मदद मैं आपकी करूंगा और कुछ मदद आप मेरी कर दीजिएगा। अगर रोहित के दामन पर कोई दाग नहीं तब तो आपको अपनी फैमिली मुबारक हो, लेकिन अगर रोहित दूध का धुला हुआ ना हुआ और मेरा शक सही निकला तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? अनिका हैरानी से सागर को देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि सागर क्या कहना चाहता था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर सागर ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, मुझे शक है कि रोहित शराफत का लिबास ओढ़े हुए एक शैतान है जिसे अपने बिजनेस, प्रॉफिट, नाम और शोहरत और पावर के आगे कुछ नहीं दिखता। रोहित के दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे, मगर कहीं ना कहीं रोहित अपने दादाजी से भी 2 कदम आगे निकला। अपने बिजनेस को सबसे पावरफुल बिजनेस बनाने के लिए रोहित के दादाजी ने अपने अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मार दी थी, मगर उसी बिजनेस को और भी ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाने के लिए रोहित ने अपने अंदर हैवानियत को जन्म दे दिया है। ये सब सुनने के बाद अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। अनिका के होंठ काँप रहे थे। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। सागर की बातें सुनकर अनिका भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनिका ने मुड़कर सागर की ओर देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अनिका की आवाज़ सुनते ही सागर ने सीटी बजाते हुए कहा, आहा, क्या आवाज़ है! दिल करता है बस आपकी आवाज़ सुनता ही रहूं। सागर ये कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वो अनिका को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी हरकतें देखकर अनिका को अंदर से डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। सागर की हरकतें देखकर अनिका ने फिर से अपना चेहरा सागर से हटा लिया। अनिका का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर सागर ने कहा,
देखिए, रोहित के बारे में सब कुछ सीधे सीधे बताकर मैं आपके दिल में आपके पति के लिए जहर नहीं भरना चाहता, क्योंकि अब तक मेरे पास भी कुछ बातों का ठोस सबूत नहीं है। मगर मुझे शक है कि ज़्यादातर मेरे शक कहीं ना कहीं आगे चलकर यकीन में ज़रूर बदलते हैं। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। सागर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनीका से दबी हुई आवाज़ में कहा, देखिए अनीका जी, इस वक्त ना तो मेरे पास अपना कार्ड है और ना ही इस वक्त मैं रोहित के आदमियों के सामने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिएगा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ एक मदद चाहता हूँ। मदद के बदले एक मदद। मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आपके रोहित की वजह से एक एहसान फरामोश नेता जिसका नाम योगराज है, वो मुझे मेरी ही पार्टी में हराकर मेरे पापा की विरासत की कुर्सी हथियाना चाहता है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, और बदले में आपको जो मिलेगा वो है सच्चाई। सागर ने एक बहुत बड़ा खुलासा अनीका के सामने किया था। सागर की बात सुनकर अनीका पूरी तरह से चौंक गई थी। अनीका बड़ी ही हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी की बात सुन रही थी। अनीका का दिमाग पहले से ही कंफ्यूज था। अब सागर की ऐसी बातें सुनकर अनीका और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी। अनीका की आंखों में अब कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। उसका मन बेचैन हो रहा था। सागर ने अनीका को ऊपर से नीचे तक देखा। सागर ने भांप लिया कि इस वक्त अनीका बेहद ही परेशान हो गई है। सागर को अनीका की हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो यहाँ अपनी बात कहने आया था। इस कारण सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनीका से दबी हुई आवाज़ में कहा, देखिए अनीका जी, फिक्र मत कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आज ही के दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। आपकी याददाश्त खो चुकी है, मगर मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूं कि याददाश्त खोने से पहले आप क्या चीज़ थी। आपके जैसा दिमाग तो पुराने ज़माने में आइंस्टाइन के पास हुआ करता था। बिना आपके पति को पता चले आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कैसे अपने फ़ोन में स्टोर करेंगी, ये तो मैं नहीं जानता। मगर मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपके पति के बिना पता चले आप तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं पहुँचा कर रहूँगा, और उस नंबर में मैं ख़ास तौर पर सिर्फ आप ही के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। इतना कहने के बाद सागर अनीका को देखने लगा। उसने इसके बाद आगे कहा, आपके पति से जुड़ी कोई भी ऐसी बात आपको पता चले जो आपको मुझसे शेयर करनी हो तो आप बेधड़क कीजिएगा। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपके पति की सच्चाई आपको बताने के पीछे मेरा भी स्वार्थ है, इसलिए इस डील में किसी का हाथ किसी के हाथ के ऊपर नहीं होगा। हम दोनों इक्वल रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको मुझ पर भरोसा करना है, मगर हाँ, मुझ पर भरोसा करने से आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। अनीका फिर से हैरानी से सागर की ओर देखने लगी। सागर की कथई आंखें अनीका को घूर घूर कर देख रही थी। अनीका को सागर की आंखों में एक अजीब सी शरारत नजर आ रही थी। सागर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनीका से कहा, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे एक कंपनी देना पसंद करेंगी? अनीका को सागर की ये बेहुदा बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जैसे ही अनीका के सिक्योरिटी गार्ड वापस अनीका और सागर के पास आने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे, सागर ने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद अपनी पीठ के बल स्विमिंग करते हुए सागर ने स्विमिंग पूल के अंदर से आवाज़ लगाते हुए कहा, सो बाय माय फ्रेंड, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये कहते हुए सागर एक तरह से मछली की तरह पानी के अंदर जैसे गायब सा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने अनीका के पास आकर कहा, मैडम काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है कि बच्चे और सर जाग गए होंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए। अनीका अब तक एक बात अच्छी तरह से जान गई थी कि अगर रोहित जाग गया तो ज़रूर अनीका को कमरे में ना देखकर उसने अब तक होटल में अनीका की तलाश जारी कर दी होगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि रोहित अभी भी जागा नहीं था। अपनी बोरियत मिटाने के लिए अनीका ने जितनी वॉक की थी उतनी ही काफ़ी थी। अनीका ये भी जानती थी कि मारवा ख़ानदान की बहू होने के नाते कई लोग अनीका को जानते थे, मगर याददाश्त खो देने की वजह से अनीका हर किसी को जान नहीं रही थी। इसलिए ज़्यादा देर तक अपने परिवार से दूर रहना भी अनीका के लिए ठीक नहीं था। अनीका अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वापस अपने प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर चली गई। प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर दाखिल होने के बाद अनीका ने धीरे से प्रेसिडेंशियल सूट का बड़ा सा दरवाज़ा बंद किया। अनीका ने देखा कि अभी भी प्रेसिडेंशियल सूट के लिविंग रूम में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अनीका ने जब बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे।
अनिका धीरे से चलकर रोहित के बेडरूम के पास गई। अनिका को हिचक हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या सीधे दरवाज़ा खोलकर उसे यह देख लेना चाहिए कि रोहित अभी जागा है या नहीं। दरवाज़ा खटखटाने का मतलब ये होता है कि अगर रोहित अभी जागा नहीं था तो उसकी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती थी, और अगर अनिका सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाए तो इस बात से कहीं ना कहीं अनिका को झिझक हो रही थी। मगर फिर एक गहरी सांस लेते हुए अनिका ने धीरे से रोहित के एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद अनिका धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। खिड़की के पर्दे बंद थे, जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मगर अनिका ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था, जिसकी वजह से बाहर की रोशनी कुछ कुछ कमरे के अंदर आ रही थी। तभी अनिका का ध्यान रोहित के बिस्तर पर गया। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि बिस्तर के आसपास काफ़ी शराब की बोतलें पड़ी थी। बिस्तर के पास पड़ी एक ऐश ट्रे में कई सारी सिगार बुझी हुई नज़र आ रही थी। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि बिस्तर पर रोहित कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनिका को कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जो रोहित मारवा हाउस में एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पिता होने का दावा करता था, वो इस तरह से अकेले में एक बदला हुआ इंसान क्यों लग रहा था। रोहित ने कुल मिलाकर 4 शराब की बोतलें खाली कर रखी थी, और ऐश ट्रे में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने सिगार का एक पूरा का पूरा बॉक्स ख़त्म कर दिया था। रोहित कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर रोहित जाग गया था तो फिर वो अचानक इस तरह गायब कहाँ हो गया था। अनिका के मन में कई सवाल चल रहे थे। अभी अभी नीचे सागर सान्याल ने रोहित के बारे में अनिका के मन में जो शंका पैदा की थी, वो भी अनिका के दिमाग में बार बार घूम रही थी। एक तरफ श्रेया की मासूम आंखें और श्रेया का रोहित के लिए जो शक था, और सागर ने जो रोहित के लिए बात कही थी, और प्रिंसिपल साहब ने रोहित के बारे में जो खौफ अनिका के सामने दिखाया था, वो सब एक साथ अनिका के दिमाग में घूमने लगे। अनिका जानना चाहती थी कि सुबह सुबह रोहित अचानक होटल से कहाँ गायब हो गया था। जैसे ही अनिका रोहित के बेडरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी, अनिका ने सुना कि रोहित के बेडरूम के बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया था। जैसे ही अनिका ने मुड़कर देखा, रोहित अपना सर पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकल रहा था। रोहित के हाथ में एक बड़ा सा तौलिया था, और अपना सर पोंछते हुए रोहित ने जब अनिका को अपने कमरे के अंदर देखा तो वो सरप्राइज हो गया। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, अरे अनिका, तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। वाह, आजकल तो कमाल हो गया। तुम्हारी याददाश्त क्या खो गई? तुम्हारी नींद की बीमारी भी तुमसे कोसों दूर चली गई। जो लड़की कभी दिन में 12-1 बजे से पहले जागती नहीं थी, आजकल 6-7 बजे ही जागने लगती है। क्या बात है। इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका की ओर देख कर कहा, आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आई? रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर अनिका ने जैसे ही रोहित को देखा, अनिका ने रोहित की ओर अपनी पीठ कर ली। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित को बड़ा अजीब लग रहा था। मगर तभी रोहित को रियलाइज़ हुआ कि रोहित के हाथ में तो तौलिया था, मगर रोहित के शरीर पर तौलिया नहीं था। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ, तब रोहित ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा हुआ तौलिया अपनी कमर पर लपेट लिया और अनिका से कहा, ओह सॉरी अनिका, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका से क्या कहे। अनिका रोहित की पत्नी थी, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त अनिका के लिए ये अनिका और रोहित के रिलेशनशिप की एक नए सिरे से शुरुआत थी, और रोहित अनिका को किसी भी मोड़ पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे अनिका के पास अपने कदम बढ़ाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, रिलैक्स अनिका, आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे अब मैंने तौलिया पहन लिया है, तुम चाहो तो मेरी तरफ देख सकती हो। जैसे ही अनिका ने रोहित की ये बात सुनी, अनिका धीरे धीरे रोहित की ओर मुड़ी। रोहित की ओर देखते ही अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली। रोहित ने अनिका के पास आकर बड़े ही प्यार से पूछा, अच्छा मुझे ये तो बताइए, सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? रोहित की बात का जवाब दिए बिना अनिका पास पड़ी शराब की बोतलों की ओर देखने लगी। जब रोहित ने देखा कि अनिका ने शराब की बोतलें और सिगार ऐश ट्रे में बुझी हुई देख ली थी, तब रोहित को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। अचानक ही अपनी आवाज़ में हिचक लाते हुए अटकती हुई आवाज़ में रोहित ने अनिका से कहा, अरे वो अनिका, दरअसल बात यह है ना कि काफ़ी दिन बाद मुझे छुट्टी मिली है,
तुम भी बच्चों के साथ सोई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कई सालों बाद बैचलर होने का आनंद उठाया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि एक शाम अपने आप के नाम कर देता हूँ। वैसे ये सिर्फ वाइन है। दरअसल थकान इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक गिलास की बोतल में बदल गई और एक बोतल कई बोतलों में। ये कहने के बाद रोहित ने अनिका के पास जाकर बड़ी ही मीठी और प्यारी आवाज़ में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पति ये चाहता है कि वो अगर कोई गलती करे तो ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि उसकी पत्नी उस गलती को भूल जाए। मगर आज मैं शायद दुनिया का पहला पति हूँ जिसे इस बात का अफसोस है कि तुम मेरी की हुई सारी गलतियाँ भुला चुकी हो। रोहित की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अनिका का कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित एक अच्छा इंसान था या सिर्फ अच्छा इंसान बनने का ढोंग कर रहा था। रोहित ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, चलो अब बहुत भूख लगी है मुझे, चलकर नाश्ता करते हैं और हमारे शैतानों को भी जगाते हैं। अरे बहुत देर तक उन्हें सोने दिया तो फिर घर चलने के बाद हमें बहुत परेशानी होगी। उनकी साइकिल बदल जाएगी, रूटीन बदल जाएगा और फिर स्कूल जाने में बहुत परेशानी होगी। रोहित के कहने पर अनिका धीरे धीरे रोहित के बेडरूम से बाहर कदम बढ़ाने लगी। तभी रोहित ने अचानक अनिका को रोकते हुए कहा, सुनो, बच्चों को इन सब के बारे में बताना मत। क्या है ना, बच्चे फ़िलहाल उस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बातें बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस उम्र में बच्चे माँ बाप की गलत बातों को भी सही मानकर उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके माँ बाप ये चीज़ करते हैं तो वो सही ही होगी। अनिका बच्चों की परवरिश के बारे में इस वक्त ये नहीं कह सकती थी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट थी, क्योंकि याददाश्त खोने के साथ साथ अनिका ने कहीं ना कहीं इन बातों को समझने की शक्ति खो दी थी। मगर धीरे धीरे अपने रूटीन में लौटते हुए अनिका को अब इतना पता चल चुका था कि बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए और बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। अनिका और रोहित जैसे ही रोहित के बेडरूम से निकलकर बच्चों की बेडरूम की ओर आगे बढ़े, उन्हें अचानक बच्चों के बेडरूम से शोरगुल की आवाज़ आने लगी। जैसे ही अनिका और रोहित ने धीरे से बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों बालकनी में खड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जब अनिका और रोहित हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, तभी रिया की नज़र दरवाजे पर खड़े रोहित और अनिका पर पड़ी। अनिका और रोहित को देखते ही रिया ने चिल्लाकर उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा, आइए, यहाँ आइए, देखिए यहाँ कितने सारे पैरेट हैं। जब रोहित और अनिका दोनों बालकनी में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इतनी ऊंचाई पर बिल्डिंग के टेरेस के करीब सैकड़ों हरे तोते सुबह के वक्त चहक चहक कर पूरे वातावरण को काफ़ी खूबसूरत बना रहे थे। बच्चे भी उनके साथ जैसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर रोहित ने पूछा, ये तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? तभी अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर मुड़कर जवाब देते हुए कहा, मम्मा ने कहा था ना कि ये एनिमल्स और बर्ड्स ये सारे के सारे हमसे बात करना चाहते हैं, मगर हमको तो उन्हीं की बात समझ में नहीं आती, इसलिए आज हम उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी मम्मा की तरह ये समझ पाएंगे कि वो लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब रिया ने अलेक्जेंडर की बात सुनी तब रिया ने भी रोहित की ओर देख कर कहा, डैड, अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा ना। अगर इंसान जानवरों और बर्ड्स की बातें समझने लगें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर हम उनकी बातें समझने लगें तो हमें उनकी तकलीफ़ों के बारे में पता चलेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका पता चलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जानवर और इंसान दोनों दोस्त बनकर इस प्लेनेट पर रहेंगे। बच्चों की बातें सुनकर अनिका के चेहरे की घबराहट कुछ कम हो गई और बच्चों के साथ अनिका भी मुस्कुराकर खूबसूरत पक्षियों को चहकाते हुए देखने लगी। अनिका जब से सुबह से उठी थी तब से उसके साथ अजीब अजीब बातें हुई थी। अपनी ज़िंदगी को लेकर अनिका काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही इंसान के साथ थी या गलत। रोहित का असली चेहरा क्या था वो अनिका की समझ से बाहर था। अनिका बस इस वक्त बच्चों के साथ खड़ी सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से वह अपने अतीत के साथ जुड़ जाएं और अपने पति के असली चेहरे को देख सके। कहीं ना कहीं रोहित की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अनिका यही दुआ कर रही थी कि रोहित के बारे में बाकी लोग जो कुछ भी बातें कर रहे थे वो सब गलत हो और रोहित का असली चेहरा वही हो जो बच्चों के सामने नज़र आता था। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी खड़ा रोहित भी तोते की आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रिया ने रोहित को ऐसा करते हुए देखा, रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर रोहित का तौलिया अपने
हाथों में पकड़ने के बाद रिया ने रोहित से कहा, डैड जरा मुझे ये बताओ। रिया को तौलिया पकड़ता हुआ देखकर रोहित ने मजबूती से अपना तौलिया अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, हाँ मगर तौलिया छोड़कर बात करो। रिया जोर जोर से हंसने लगी और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, रात को तो मम्मा हमारे साथ हमारे कमरे में सोई थी। जरा मुझे ये बताइए कि सुबह होते होते मम्मा आपके बेडरूम से कैसे बाहर निकली। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी दबे होठों से अपनी हंसी छिपाने लगे। रिया का सवाल सुनकर रोहित के चेहरे पर काफ़ी हड़बड़ाहट नजर आने लगी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि बढ़ते हुए बच्चों की बातों का कैसे जवाब दिया जाए। रिया जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी शरारत भी बढ़ती जा रही थी और रिया के सवालों का जवाब देना अब रोहित के बस में नहीं था। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका पहले की तरह होती तो अनिका ने जरूर रिया के ऐसे सवाल का करारा जवाब दिया होता, मगर रिया के तीखे सवालों का जवाब देना रोहित के पास भी नहीं था। हालांकि रिया का स्वभाव अनिका जैसा था, मगर रिया रोहित से ज़्यादा प्यार करती थी और आर्यन का स्वभाव रोहित जैसा था, मगर आर्यन अनिका से ज़्यादा प्यार करता था। अलेक्जेंडर ने अपना पूरा बचपन माँ और बाप दोनों के बिना गुजारा था, इसीलिए अलेक्जेंडर के लिए रोहित और अनिका दोनों ही काफ़ी क्लोज थे। हालांकि अलेक्जेंडर ने अपने आप को बड़े भाई की जिम्मेदारियां सौंप दी थी, इसलिए वह लाड़ प्यार दिखाने के मामले में रिया की तरह एक्सप्रेसिव नहीं था। वो मन ही मन अपने मॉम डैड दोनों को मिस करता था और दोनों को बहुत प्यार करता था, मगर मन ही मन वो ये भी सोचता था कि रिया आर्यन को संभालना भी उसकी जिम्मेदारी थी। अपने परिवार को हंसता मुस्कुराता देख रोहित ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। आप लोग नाश्ते की टेबल पर मेरा इंतज़ार करो, मगर पहले सब लोग ब्रश जरूर कर लेना। अलेक्जेंडर ने भी अपनी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जैसे ही ये दोनों सुबह को जागे मैंने इन दोनों को ब्रश करवाया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जैसे ही अलेक्जेंडर की बात पूरी हुई, रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, मैंने और आर्यन ने तो ब्रश कर लिया जैसा कि हमारे बड़े भाई ने हमें ऑर्डर दिया, मगर एक बात बताऊं, हमें तो ब्रश करवा लिया मगर खुद अभी तक ब्रश नहीं किया है अलेक्जेंडर ने। रिया की बात पर आर्यन और रिया दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े और उसकी हंसी देखकर अनिका भी अलेक्जेंडर को देखकर हंसने लगी। रोहित जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, रोहित ने देखा कि रोहित के मोबाइल फ़ोन पर उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के 10 मिस कॉल थे। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा था कि वो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेगा कि मनाली में कौन से हेलीकॉप्टर ने उस वक्त उड़ान भरी थी जब रोहित और उसका परिवार गुलेरिया हाउस में दाखिल हुए थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जो कोई भी था जो अनिका पर नज़र बनाए हुए था, जिसने अनिका की किडनैपिंग की थी या अनिका को किडनैपर से बचाया था, उसका सीधा सीधा रिश्ता था उस हेलीकॉप्टर से और उस काली गाड़ी से जो आज भी मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में खड़ी थी। काली गाड़ी मिलने के बावजूद भी काली गाड़ी के मालिक तक किसी भी हालत में पहुंचा नहीं जा सकता था। ना तो काली गाड़ी के कोई रिकॉर्ड मिले थे और ना ही भूमिका और उसके स्पेशल डिपार्टमेंट ये पता लगा पाए थे कि काली गाड़ी कहां से आई थी और काली गाड़ी में अनिका को मारवा हाउस छोड़ने के पीछे किसका हाथ था। रोहित ने जब अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन लगाया तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेज़ सांसें लेते हुए रोहित से कहा, सर आपने जो कहा था वही हुआ। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर रोहित चौंक गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर बड़ी अजीब बात है, हमने हमारी सारी पहचान और सारी ताकत लगाने के बाद यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से स्पेशल परमिशन पर यह छानबीन करने की रिक्वेस्ट की थी कि वो पता लगाएं कि कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मनाली के गुलेरिया हाउस वाले लोकेशन से कौन से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। मगर सर हैरत की बात यह रही कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हमें बताया कि कल उनके रडार पर किसी हेलीकॉप्टर को देखा ही नहीं गया था। यहाँ तक कि पिछले 3 दिनों में ना तो हेलीकॉप्टर मनाली के अंदर आया और ना ही मनाली से बाहर गया। सर ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है, मगर सर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि उस हेलीकॉप्टर के मार्क्स पहले ही वहाँ बने हों। गुलेरिया हाउस के अंदर छुपे हुए आदमी को वहाँ से भागना और फिर हमारा उस हेलीकॉप्टर के निशान तक पहुँचना, ये सब एक कोइंसिडेंस हो सकता है सर। रोहित भी बड़े ध्यान से अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बातें सुन रहा था, मगर मन ही मन रोहित गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो सकते हैं। खंडर जैसे गुलेरिया हाउस में दाखिल होने पर रोहित या किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं हो सकता था कि उस खंडर जैसे दिखने वाले घर के अंदर कोई रह भी सकता है। मगर जब रोहित ने इस कमरे को खोल कर देखा तब उसे पक्का यकीन हो गया कि कुछ ही वक्त पहले उस कमरे से कोई गायब हुआ था।
उसके बाद गुलेरिया हाउस के कुछ ही मीटर की दूरी पर इस तरह से हेलीकॉप्टर के पहियों के निशान मिलना, जो आदमी वहाँ से गायब हुआ था उसका इस तरह से लापता हो जाना, ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। रोहित को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो न हो जो आदमी गुलेरिया हाउस के अंदर छिपा बैठा था वो उस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से गायब हुआ था। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी संभालने वाले खुद भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का दबदबा इतना था कि कुछ पैसे और कुछ पहचान इस्तेमाल करके वो हायर अथॉरिटीज़ को कम से कम इस बात के लिए तो ज़रूर कन्विंस कर सकते थे कि वो उन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रोहित कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगा। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लगा कि काफ़ी वक्त तक रोहित फ़ोन पर खामोश था तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से पूछा, सर क्या आप लाइन पर हैं? अचानक अपना होश संभालते हुए रोहित ने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, हाँ, क्या तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करवा सकते हो? कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी कुछ ही देर में आपकी बात करवाता हूँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित गहरी सोच में डूब गया। आईने में देखते हुए रोहित ने अपने कपड़े बदल लिए, मगर रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित गुलेरिया हाउस में हुए पूरे के पूरे इंसिडेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। रोहित के दिमाग में बार बार वो कमरा आ रहा था जहाँ उसे वो खुली किताब मिली थी और उस कमरे की सजावट देखकर ये कहा जा सकता था कि वहाँ ज़रूर कोई रहता था। रोहित ने कभी भूत प्रेत इत्यादि की बातों में कभी विश्वास नहीं किया था, मगर रोहित का छुपा हुआ पावरफुल दुश्मन किसी प्रेत आत्मा से कम नहीं था जो रोहित के सामने था मगर उसे नज़र नहीं आ रहा था। बार बार वो रोहित की आंखों के सामने से गायब हो जाता था। रोहित बस आईने में अपने आप को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस तरह से अचानक अनिका का घर लौट आना, उससे पहले अचानक हुई अनिका की किडनैपिंग, गुलेरिया हाउस से इस तरह किसी का गायब हो जाना, क्या ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी? रोहित ने कई बार कोशिश की अपने आप को मनाने की कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखती थी, मगर फिर भी बार बार रोहित का मन रोहित से कह रहा था कि हो ना हो ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। कुछ देर बाद रोहित के फ़ोन पर फिर से उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन आया। जब रोहित ने फ़ोन कनेक्ट किया तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर कॉन्फ्रेंस कॉल पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। जैसे ही रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये बात कही, रोहित को फ़ोन पर एक और आवाज़ सुनाई दी, सर इट इज़ एन ऑनर टू स्पीक टू यू। वैसे तो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो ऑफिशियल तौर पर मैं आपको नहीं दे सकता, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मारवा परिवार की सिक्योरिटी इज़ स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। इसलिए एक ज़िम्मेदार सरकारी नौकर होने की हैसियत से अगर मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन से आपके परिवार की सिक्योरिटी और सेफ्टी रखी जा सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अक्सर कई लोग रोहित के साथ मिलकर उसे बात करके उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करते थे, चाहे वो सरकारी नौकर हो या किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई। अगर किसी भी तरह से कोई रोहित के कांटेक्ट में आता था तो वो ज़रूर रोहित की गुड बुक्स में आने की कोशिश करता था, ताकि फ्यूचर में रोहित पर किए गए छोटे से फेवर के बदले में वो रोहित या मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से इतनी बड़ी फेवर मांग सके कि उनकी पूरी ज़िंदगी सिक्योर हो जाए। उस ट्रैफिक कंट्रोलर की बातों से भी रोहित को ये अंदाज़ा हो गया था कि ट्रैफिक कंट्रोलर रोहित को ये फेवर करने के बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ चाहता था। रोहित एक काफ़ी रूड बिजनेसमैन था। कुछ पैसे खिलाकर अगर आसानी से काम हो जाता तो रोहित ज़रूर उसे रास्ते को अपनाकर अपना और मारवा इंडस्ट्रीज़ का काम निकलवा लेता। आकाश रोहित से बिल्कुल अपोजिट था। आकाश हमेशा उसूल और आदर्शों पर चलने वाला बिजनेसमैन था। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था और वो कभी भी काम पाने के लिए किसी को भी रिश्वत खिलाने के सख्त खिलाफ था। हालांकि आकाश और रोहित की स्टाइल अलग अलग थी, मगर दोनों के इरादे एक थे। आकाश और रोहित दोनों ही चाहते थे कि उनकी कंपनी देश की और दुनिया की टॉप कंपनी में शुमार हो। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनने के बाद रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि कल सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक कोई हेलीकॉप्टर मनाली आउटस्कर्ट्स में नहीं उड़ा? रोहित की पूरी बात सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रोहित से कहा, नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है, और जैसा कि मैंने आपको ऑफिसर को बताया, पिछले 3 दिनों में कोई भी हेलीकॉप्टर हमें आसमान में नज़र नहीं आया। सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मनाली एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पर्यटन के लिए आते हैं।
टूरिस्ट या तो अपनी अपनी कार से आते हैं या तो आसपास के किसी हवाई अड्डे पर उतरकर आगे का सफ़र बाय रोड तय करते हैं। मगर हाँ, अभी हमने कुछ दिनों पहले हमारे टूरिस्ट के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर राइड ज़रूर की है। मगर सर, वो हेलीकॉप्टर अक्सर टूरिस्ट के साइड सीइंग करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और आपने जो वक्त बताया उस वक्त भी वो टूरिस्ट के साथ साइट सीइंग करवाने में बिजी था। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं सर, आप चाहें तो उस साइट सीइंग की वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा सर। वैसे ये बात मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आती, मगर आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके परिवार की सेफ्टी के लिए इतना रिस्क तो मुझे लेना होगा सर। मगर सर, मेरा यकीन मानिए कि आपने जो लोकेशन भिजवाया था उस लोकेशन पर ना तो कोई हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ दिख रहा है और ना ही वहाँ से उड़ान भरता हुआ। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनकर रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित ने उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको जो वक्त बताया है उस वक्त पर उसी लोकेशन से किसी हेलीकॉप्टर ने उड़ान तो भरी हो, मगर आपके रडार में वो डिटेक्ट ना हुआ हो? रोहित की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों दंग रह गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अटकती हुई आवाज़ में हड़बड़ाते हुए रोहित से कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूर हो सकता है, मगर ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं सर। देखिए सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसा बड़ा इंसान देश विदेश की ऊंची से ऊंची टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अब काफ़ी मॉडर्न और हाईटेक है। हमारे देश के ख़तरनाक और पावरफुल दुश्मनों के हवाई जहाज़ किसी भी वक्त हमारे देश की सीमा के अंदर घुस ना आए, उसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड की है। सर, इस वक्त मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश का सबसे खतरनाक दुश्मन भी हमारे रडार में आए बिना हमारे देश की सीमा के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। चाहे दुश्मन देश कितना भी बड़ा हो और चाहे वो जहाज़ कितना भी हाईटेक क्यों ना हो। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहा, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हाईटेक हेलीकॉप्टर बने जो आपके रडार में डिटेक्ट हुए बिना ही आ जा सके और आपके रडार को उसकी भनक भी ना हो? रोहित की पूरी बात सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रोहित से कहा, सर ऐसा हो तो सकता है। जैसे ही रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ये बात सुनी, आईने में अपना चेहरा देख रहे रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने जैसे ही यह बात कही कि क्या कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर रडार की नज़र से बचने में कामयाब हो सकता है, तो कुछ देर तक फ़ोन पर खामोशी छाई रही। रडार वह डिवाइस होता था जो अपने कुछ किलोमीटर के रेडियस में घुसपैठ करने वाले किसी भी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को ढूंढ सकता था। यहाँ तक कि छोटे से छोटे ड्रोन को भी यह पावरफुल रडार ढूंढकर उन्हें मार गिराने में आर्मी की मदद करते थे। यह रडार इतनी पावरफुल होते थे कि अगर दुश्मन देश की कोई भी आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे देश की सीमाओं को पार करके हमारे आसमान में दाखिल होती है तो उसे तुरंत डिटेक्ट करके उनको ख़त्म करने में मदद भी कर सकती थी। कई बार नॉर्मल पैसेंजर हवाई जहाज़ भी अपना रास्ता भटक जाते थे और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भी इन रडार का सहारा लिया जाता था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अटकती हुई और हड़बड़ाती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, सर ये हो तो सकता है, मगर ये काम करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आज के ज़माने में जहाँ हाईटेक जहाज़ बनते जा रहे हैं, वहीं रडार भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त जो रडार है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ रडार है। इससे आधुनिक हेलीकॉप्टर भी बच नहीं सकता। इस रडार की नज़र से बच सके ऐसा कोई जहाज़ अब तक तो दुनिया में नहीं बना है। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अलग अलग देश के साइंटिस्ट अपने दुश्मन देशों के इक्विपमेंट्स से बेहतर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर अब तक सबसे ताकतवर देश के इंजीनियर्स भी ऐसा जहाज़ नहीं बना पाए जो इस तरह के रडार की नज़रों से बचकर निकल जाए। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनकर रोहित भी अपनी नज़रें झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर मुझे लगता है कि ये सच कह रहे हैं। मैंने भी छानबीन की है
हमारे देश में फ़िलहाल जिस तरह के रडार इस्तेमाल किए जाते हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर या जहाज़ भी उस रडार की नज़रों में आए बिना निकल नहीं सकता। और सर समझिए कि अगर ऐसा है भी तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर गुलेरिया हाउस के बाहर क्या कर रहा था? खंडर जैसे उस घर में इतने ताकतवर दुश्मन क्यों छुपेंगे? जिसके पास ऐसी ताकत हो वो खतरनाक से खतरनाक रडार की नज़र से बचकर निकल सके, उसे छुपने के लिए पुराना खंडर जैसा गुलेरिया हाउस क्यों पसंद आएगा? रोहित भी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर काफ़ी कन्विंस हो गया था, मगर वो जानता था कि पर्दे के पीछे छिपा दोस्त या दुश्मन, वो जो कोई भी था, वो था बेहद ताकतवर। अपनी सोच में डूबे हुए रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। रोहित ने सोचते सोचते अपने दिमाग में एक ऐसी बात सोची थी जिसके दिमाग में आते ही अचानक रोहित को एक बिजली का झटका महसूस हुआ। अनिका के साथ रोहित ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उस जंग का असली कारण था V16 पावर ड्रग। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन और क्रिस्टोफर भी वो V16 पावर ड्रग को सिर्फ इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि V16 पावर ड्रग के इस्तेमाल के बाद क्रिस्टोफर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शातिर इंसान बन जाता। यूँ कहा जा सकता था कि बाकी इंसानों से क्रिस्टोफर की ताकत और क्रिस्टोफर का दिमाग इतना आगे निकल जाता कि पूरी दुनिया पर राज करने का क्रिस्टोफर का सपना महज कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता था। क्रिस्टोफर का दिमाग दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट से भी ज़्यादा तेज़ और उनके शरीर की ताकत दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर से भी ज़्यादा हो जाती। अचानक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ने लगी। भूमिका ने कहा था कि जो काली गाड़ी रोहित मारवा के हाउस के पार्किंग लॉट में खड़ी थी, वो काली गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं थी। वो ना ही किसी ईंधन पर चलती थी और ना ही उसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ था। वो गाड़ी मैग्नेटिक फील्ड से बने प्रेशर पर दौड़ती थी। उसके बाद गुलेरिया हाउस के बाहर हेलीकॉप्टर के निशान मिलना और उस हेलीकॉप्टर का किसी भी रडार सिस्टम में पकड़ा ना जाना, दोनों ही बातों में कोई अहम बात ज़रूर थी जिसका पता लगा पाना मुश्किल था। इससे पहले भी भूमिका और रोहित ने इसी तरह के हेलीकॉप्टर के निशान उस तालाब के किनारे देखे थे जहां से काली गाड़ी दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी। उस वक्त भी भूमिका को स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद के बावजूद ये पता नहीं लग पाया था कि आखिर काली गाड़ी को दिल्ली शहर के अंदर लाया कैसे गया था। इसका मतलब साफ था कि पर्दे के पीछे छुपा दुश्मन या दोस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा आगे था। जैसे ही रोहित के दिमाग में ये ख्याल आया, रोहित ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। रोहित के दिमाग में इस वक्त कई तरह के ख्याल आ रहे थे। रोहित वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिकल बिजनेसमैन था, मगर इस वक्त रोहित की ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा था वो सोच सोच कर रोहित का सर घूमने लगा था। रोहित को एक के बाद एक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही थी। अनिका जब मारवा हाउस के बाहर बेहोशी की हालत में रोहित को मिली थी, तब अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। अनिका को बिल्कुल होश नहीं था, मगर अनिका के आसपास कोई नहीं था। फिर आखिर अनिका को वहाँ पर कौन ले आया था? रोहित ने जिस काली गाड़ी का पीछा किया था, वो काली गाड़ी एक्सीडेंट में पूरी तरह से खाक हो गई। मगर जब रोहित ने ड्राइविंग सीट पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और ना ही वहाँ आसपास किसी के भागने का कोई सुराग मिला था। रोहित का दुश्मन ज़माने में कम से कम 100 से 150 साल आगे चल रहा था। क्या उसका मतलब ये था कि फ्यूचर से कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके इस पल में आकर अनिका को बचाने की कोशिश कर रहा था? दिमाग में ये ख्याल आते ही रोहित के माथे से पसीने छूटने लगे। रोहित जानता था कि ये सच नहीं हो सकता था। ये सिर्फ कहानियों और किताबों में पढ़ना और सुनना अच्छा लगता था। ऐसी बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। मगर तभी अचानक रोहित को एक और ख्याल आया, V16 पावर ड्रग। V16 पावर ड्रग के बारे में जैसे ही रोहित को ख्याल आया, रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार रोहित को कॉल लगा रहा था, मगर रोहित अपने हाथों में फ़ोन बजता हुआ देखने के बावजूद अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। रोहित का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। रोहित ने सोचा था कि क्रिस्टोफर और ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन के खात्मे के बाद V16 पावर ड्रग का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। रोहित ये भी जानता था कि जो V16 पावर ड्रग अनिका के बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसके ज़रिए अलेक्जेंडर को बचा लिया गया था। मगर उसके बाद V16 पावर ड्रग का डोज हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से सिमट कर अनिका की रगों में बहने लगा था। V16 पावर ड्रग के 2 डोज के ज़रिए लंदन वाली रेखा मौसी को बचाया गया था
और उसके बाद क्रिस्टोफर यानी कि आशीष डोगरा को बचाया गया था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि V16 पाउडर मिलने के बाद रेखा मौसी सचमुच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी, मगर रेखा मौसी ने अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने एनटीटी कंपनी भी अपने भतीजे के हवाले कर दी थी और बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली थी। रेखा मौसी कई बार रोहित और अनिका को मिलने इंडिया आया करती थी। रेखा मौसी ने अपना ज़्यादातर जीवन अब सोशल वर्क में लगा दिया था। रोहित रेखा मौसी को अच्छी तरह से जानता था। रोहित और अनिका के साथ एक के बाद एक हो रहे हादसे में रेखा मौसी का हाथ नहीं हो सकता था, ये बात पक्की थी। न ही रेखा मौसी को अनिका और रोहित से छुपने की ज़रूरत थी और न ही रेखा मौसी अनिका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और अगर अनिका की ज़िंदगी में आया ये नया नकाबपोश इंसान अनिका का दोस्त था और अगर वो दोस्त रेखा मौसी थी, तो उन्हें अनिका और रोहित से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो दूसरा इंसान जिसे V16 पाउडर का डोज मिला था वो था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए मिटाया जा चुका था। क्रिस्टोफर ने अपने आप को अलेक्जेंडर के लिए पूरी तरह से बदल दिया था। क्रिस्टोफर हमेशा से रोहित और उसके आदमियों की निगरानी में अमेरिका के पास बने एक छोटे से टापू पर रहता था और अब रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर इस दुनिया में नहीं रहा था। रोहित ने अपनी आंखों से क्रिस्टोफर की लाश देखी थी। रोहित और अनिका के साथ हो रहे हादसों के पीछे न तो रेखा मौसी थी और न ही क्रिस्टोफर था। ऐसे में रोहित का दिमाग बार बार ये सोचने में मजबूर हो रहा था कि ऐसा कौन था इस दुनिया में जिसने V16 पाउडर का डोज पूरा किया था और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, मगर वो अभी भी रोहित की नज़रों से दूर था। अगर इस दुनिया में एक और शख्स था जिसकी रगों में V16 पाउडर का डोज दौड़ रहा था, तो वो था अलेक्जेंडर। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर एक न एक दिन अनिका की तरह बाकी लोगों से काफ़ी अलग हो जाएगा। अनिका की रगों में बचपन से V16 पाउडर दौड़ रहा था, मगर उम्र के 18-19 साल तक अनिका के शरीर में बाकी बच्चों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया था। न ही अनिका के दिमाग में बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी थी, मगर 18-19 साल की उम्र पार करते ही अनिका के शरीर में और अनिका के दिमाग में चमत्कारिक बदलाव होने लगे और अनिका धीरे धीरे बाकी लोगों से काफ़ी अलग होती चली गई। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। उम्र के 18-19 साल के बाद अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने पावर्स दिखाना शुरू करेगा, मगर रोहित को तलाश थी उस वक्त इस इंसान की जिसके बारे में ये कहा जा सकता था कि जो इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, जो कहीं छुपा हुआ था और रोहित की नज़रों में नहीं आ रहा था। रोहित बस ये जानना चाहता था कि वो इंसान छुप कर रोहित और अनिका की मदद करना चाहता था या उसका इरादा कुछ और था। रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक रोहित के बेडरूम के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। रोहित अचानक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की ओर चलकर गया। रोहित के माथे से काफ़ी पसीना बह रहा था। जब रोहित दरवाजे के पास पहुंचा तब रोहित ने सुना कि बच्चे बाहर से उसे आवाज़ दे रहे थे। आर्यन और रिया ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाकर रोहित को बुला रहे थे। रोहित ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तेज़ी से दरवाजे के पास गया। जब रोहित ने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि आर्यन और रिया दोनों ही काफ़ी परेशान लग रहे थे और दोनों के चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी। रोहित ने आर्यन और रिया की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? मम्मा कहाँ है? अलेक्जेंडर कहाँ है? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि प्रेसिडेंशियल सूट में उसका परिवार पूरी तरह से सेफ था, मगर फिर भी बच्चों के चेहरे पर घबराहट देखकर रोहित तेज़ी से बच्चों के बेडरूम की ओर जाने लगा। रास्ते में रिया ने डरी हुई और अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, पापा देखिए, मम्मा को क्या हो गया है? रिया के चेहरे पर घबराहट देखकर रोहित की घबराहट भी बढ़ गई। रोहित तेज़ी से बच्चों के बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। रोहित ने देखा कि बेडरूम के अंदर कोई नहीं था। रोहित को याद आया कि जब वो बेडरूम से निकला था तब बच्चे और अनिका बालकनी में खेल रहे थे। रोहित तेज़ी से जब बालकनी में गया तो रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि बालकनी की रेलिंग पर कई सारे तोते बैठे थे और अनिका ठीक उनके सामने बैठकर आंसू बहा रही थी। अनिका के ठीक बगल में बैठा अलेक्जेंडर अनिका को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अलेक्जेंडर ने रोहित को देखा, अलेक्जेंडर दौड़कर रोहित के पास आया और कहने लगा, डैड देखिए ना, मम्मा को क्या हो गया है? रोहित भी तेज़ी से अनिका के पास गया और अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अनिका क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अनिका बस तोतों के सामने देख रही थी।
अनिका ने जैसे रोहित की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। रोहित ने अनिका को जब इस तरह से अजीब बर्ताव करते हुए देखा तो रोहित मुड़कर बच्चों की ओर देखने लगा। तभी न रिया ने आगे आकर रोहित से कहा, डैड, हम यहाँ इन पैरट्स के साथ मस्ती कर रहे थे। ये पैरट्स भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर हमारे साथ खेल रहे थे। फिर कुछ देर में ये सभी पैरट्स मम्मा को देखने लगे। मम्मा भी इनके साथ पहले तो हंस हंस कर बातें कर रही थी, मगर फिर अचानक ही मम्मा शांत हो गई। ये तोते जो पहले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे वो फिर धीरे धीरे आवाज़ करने लगे। रिया की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने हैरान होकर जब अनिका की ओर देखा तब रोहित को भी एहसास हुआ कि जैसे कि अनिका उन तोतों के साथ एक तरह का कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही थी और कम्युनिकेशन करते वक्त अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अलेक्जेंडर ने रिया की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, डैड, काफ़ी अजीब बात है। उस दिन मम्मा गरुड़ के साथ भी कम्युनिकेशन कर रही थी और आज इन पैरट्स के साथ। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मा को हो क्या गया है। पहले तो कभी मम्मा ने इतना अजीब बिहेव नहीं किया था। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित ने दबी हुई और धीमी आवाज़ में अलेक्जेंडर से कहा, तभी शायद मम्मा को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बच्चे भी रोहित की बात समझ नहीं पा रहे थे। रोहित धीरे धीरे मन ही मन कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। ये अनिका का पावर ही था जो उसे जानवर और पक्षियों के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद कर रहा था। अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर अनिका के शरीर में आज भी V16 पाउडर की शक्तियाँ मौजूद थी, जो शक्तियाँ अनिका को वो चीज़ें सिखाने में मदद करती थी जो एक आम इंसान के कई सालों तक नहीं सीख पाता था। जानवर और पशु पक्षियों की भाषा समझ पाना उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति थी। इस दुनिया में कई ऐसे लोग थे जो जानवरों की भाषा समझ पाते थे, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते थे, मगर इसके लिए वो सालों साल जानवरों के साथ रहकर अपने से बड़े ट्रेनर से विद्या सीखकर जानवरों और पशु पक्षियों के साथ कम्युनिकेशन कर पाते थे। मगर अनिका ने महज कुछ ही पलों में ये विद्या सीख ली थी और धीरे धीरे अनिका इस विद्या पर महारत हासिल कर रही थी। रोहित जानता था कि अनिका ज़रूर उन तोतों के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन कर रही थी और उन तोतों ने अनिका को जो मैसेज दिया था उसी की वजह से अनिका आंसू बहा रही थी। रोहित ने अनिका के पास जाकर अनिका के कंधे हिलाते हुए पूछा, अनिका, अनिका प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो अनिका? अनिका अभी भी खामोश थी और अनिका जैसे अपनी ही दुनिया, अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अनिका, बच्चे बहुत परेशान हैं। देखो, अगर तुम कुछ बताओगी नहीं, कुछ बोलोगी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों आंसू बहा रही हो? तभी अचानक अनिका एक झटके से होश में आई। अनिका ने रोहित को जब अपने बगल में खड़ा देखा तब अनिका ने उन तोतों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। अनिका की बात सुनकर रोहित और बच्चे सभी हैरान रह गए। रोहित ने पहले तो रेलिंग पर बैठे सभी तोतों की ओर देखा और फिर अनिका की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात कर रही हो अनिका? क्या तुम इनकी भाषा समझ पा रही हो? क्या ये तुमसे कुछ कहना चाहते थे? तभी अनिका ने तोतों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें इनकी मदद करनी होगी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसा क्यों कह रही थी। अगर अनिका सचमुच तोतों की भाषा जानती थी तो क्या ये V16 पाउडर का चमत्कार था या कुछ और? रोहित और बच्चों को हैरान परेशान देखकर अनिका ने कहा, इनके मालिक के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन बेजुबान पक्षियों की मदद कैसे कर सकता था। रोहित ने अनिका से कहा, ये तुम क्या कह रही हो अनिका? हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तभी अनिका ने हड़बड़ाती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, हमें कुछ सोचना होगा, हमें कोई ना कोई तरीका सोचना होगा ताकि हम इनकी मदद कर सकें। अनिका के चेहरे की बेचैनी देखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, अनिका देखो, काम डाउन, हमें साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। तभी अनिका ने गहरी सांस लेते हुए रोहित से कहा, ये सारे तोते और वहाँ टेरिस पर बैठे हमिंग बर्ड्स यहीं आसपास अपने मालिक के साथ कहीं रहते हैं। उनके मालिक को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। ये सारे के सारे पक्षी यहाँ हमसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, ये लोग मदद की भीख मांगने आए हैं। अनिका की बात सुनकर हैरानी से उन पक्षियों की ओर देखने लगा। हालांकि रोहित को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो पक्षी रोहित को देखकर किस तरह का इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। रोहित के चेहरे पर हैरानी देखकर अलेक्जेंडर ने रोहित के पास आकर कहा,
मम्मा ने उस दिन गरुड़ के साथ भी इसी तरह से कम्युनिकेशन किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था। आई थिंक मम्मा कैन स्पीक टू दैम एंड दे कैन कम्युनिकेट विद मम्मा। अलेक्जेंडर और बच्चों की बात सुनकर रोहित भी काफ़ी हैरानी में पड़ गया। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर ये सोचने की कोशिश की कि वो किस तरह से उन पक्षियों की मदद कर सकता था। रोहित की कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही थी। तभी रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका को कहा, मगर हम चाहकर भी किस तरह इनकी मदद कर सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इनका मालिक इस वक्त कहाँ है। अनिका को भी काफ़ी देर से इसी बात की हैरानी थी। अनिका ज़रूर उनके साइन समझ पा रही थी, मगर तोते चाहकर भी अनिका को अपने घर का पता नहीं बता सकते थे। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका उन तोतों का पीछा करके उनके घर तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर कोई ज़मीन पर चलने वाला जानवर होता तो ज़रूर उसका पीछा करके उसके मालिक के घर का पता लगाया जा सकता था, मगर तोतों की उड़ान के सामने इंसान के पैर बिल्कुल बेबस थे। तभी अचानक रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और सनी को कॉल लगाया। सनी का कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने कहा, सनी एक काम करो, अभी के अभी हमारे सिक्योरिटी कैमरा में जो ड्रोन कैमरा इस्तेमाल किया जाता है उसे लेकर मेरे प्रेसिडेंशियल शूट में आओ। रोहित की बात सुनकर सनी भी हैरान रह गया। सनी की खामोशी की वजह से रोहित ने कहा, डू इट राइट नाउ। रोहित की ऊंची आवाज़ सुनते ही सनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित क्या करना चाहता था। ड्रोन कैमरा मंगवा कर आखिर रोहित करना क्या चाहता था, ये बात धीरे धीरे अलेक्जेंडर की समझ में आ रही थी। आर्यन भी बड़ी ही खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। आर्यन जानता था कि रोहित ज़रूर कोई न कोई तरीका निकाल लेगा जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतने सारे पक्षी एक साथ कहाँ से निकल कर आए थे। प्रेसिडेंशियल शूट की बालकनी में खड़ा रोहित का परिवार जहाँ जहाँ तक नज़र डालता था, दूर दूर तक वहाँ मनाली की खूबसूरत वादियाँ ही नज़र आती थी। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि ये तोते और वो हमिंग बर्ड्स कहाँ से आए थे और उनके मालिक का घर कहाँ था। फिर अचानक रोहित ने अनिका की ओर देखकर अनिका से पूछा, क्या तुम इन्हें कोई मैसेज पास कर सकती हो? मेरा मतलब है जैसे तुम्हें पता चला कि ये तोते एक साथ कहीं से उड़कर आए हैं और इनके मालिक को इस वक्त किसी की मदद की ज़रूरत है, क्या उसी तरह हमारा कोई मैसेज तुम इन तोतों तक पहुंचा सकती हो? अनिका काफ़ी कन्फ्यूज़न में नज़र आ रही थी। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, देखो इस वक्त तो मैं भी नहीं जानती कि मैं इनकी भाषा किस तरह से समझ पा रही हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये लोग तकलीफ़ में हैं। इनके साइन से, इनके कम्युनिकेट करने के तरीके से मैंने ये जानने की कोशिश की, मगर अपनी बातें इन तक पहुँचाने के लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं नहीं जानती। हाँ, मगर मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। जैसे ही अनिका ने रोहित से बात कही, रोहित को आवाज़ लगाता हुआ सनी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जब सनी ने देखा कि पूरा का पूरा परिवार बाहर बालकनी में खड़ा था तो सनी एक पल के लिए चौंक गया। सनी तेज़ी से बालकनी के अंदर आया और सनी ने देखा कि बहुत सारे तोते बालकनी की रेलिंग पर खड़े थे। एक तरफ अनिका काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी और दूसरी ओर बच्चे भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। इस तरह का माहौल देखकर सनी काफ़ी कन्फ्यूज हो गया। रोहित के पास सनी को सब कुछ समझाने का वक्त नहीं था। सनी के हाथ से ड्रोन कैमरा अपने हाथ में लेते हुए रोहित ने अनिका से कहा, देखो अनिका, ये ड्रोन कैमरा है। ये बिल्कुल उसी तरह उड़ान भर सकता है जिस तरह की ये तोते। अगर किसी तरह तुम इन तोतों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि ये अपने घर वापस लौटें तो हम इस ड्रोन के कैमरे के ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि इनका घर कहाँ है और फिर हम इनके घर पर पहुंचकर इनके मालिक की मदद कर सकते हैं। रोहित की बातें सुनकर सनी के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। सनी के चेहरे पर हैरानी देखकर रिया ने सनी से कहा, देखो चाचू, ये सारे तोते किसी तरह की मुसीबत में हैं और हम सबको मिलकर इनकी हेल्प करनी है। मम्मा इनकी लैंग्वेज समझ सकती हैं। उन्होंने खुद मम्मा से कहा है कि उनके मालिक पर किसी तरह की मुसीबत आई है और हमें उन्हें बचाना है। रिया की बात सुनकर एक के बाद एक सनी को सारी बातें समझ में आ गई। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक एक झटके से अपनी आंखें खोलकर उन तोतों के सामने देखने लगी। अनिका किसी तरह से कोशिश कर रही थी उन तोतों को समझाने की कि वो वापस उड़कर अपने घर जाएं, मगर जितनी आसानी से अनिका उन पक्षियों की बात समझ पा रही थी उतनी आसानी से वो अपनी बात समझा नहीं पा रही थी। मगर अनिका ने कोशिश नहीं छोड़ी
अनिका ने लगातार अपनी आंखों के जरिए उन तोतों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि वो वापस उड़ान भरकर अपने घर वापस जाएं। अनिका कई मिनटों तक अपनी कोशिश करने लगी। तभी अचानक रेलिंग के कोने से एक तोते ने छलांग लगाकर आकाश में उड़ान भरी। उस तोते को देखकर बाकी के तोते भी रेलिंग से छलांग लगाकर आकाश में उड़ान भरने लगे। तोतों को इस तरह उड़ान भरते हुए देखकर सनी के साथ आए एक टेक्नीशियन ने ड्रोन का कैमरा हवा में छोड़ दिया। उसके हाथ में एक मशीन था जिसके जरिए ये देखा जा सकता था कि ड्रोन कैमरा उन तोतों का पीछा करते हुए कहाँ जा रहा था। बच्चे बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे कि किस तरह वह ड्रोन इक्विपमेंट उड़ते हुए उन तोतों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। वैसे तो रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, मगर अक्सर वह अपनी रील बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया करते थे। मगर आज उड़ते हुए तोतों की कहानी का सच जानने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह देखकर बच्चों के चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। ड्रोन कैमरा आसमान में छोड़ने के बाद वो टेक्नीशियन अपने हाथों में पकड़े हुए एक छोटे से मशीन के जरिए ड्रोन कैमरा को आसमान में उन तोतों के पीछे उड़ा रहा था। टेक्नीशियन के हाथों में पकड़े हुए इक्विपमेंट में एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ज़रिए टेक्नीशियन ये देख पा रहा था कि ड्रोन कैमरा अपनी आंखों से क्या देख पा रहा था। उस स्क्रीन पर जब रोहित और बच्चों ने नज़र डाली तो उन्हें एहसास हुआ कि ड्रोन कैमरा तोतों के पीछे उड़ान भरते हुए पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की बाउंड्री से बाहर निकल गया। बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग थी, खासकर रिया जिसे टेक्नोलॉजी बेहद पसंद थी। रिया ने स्क्रीन में देखते हुए ज़ोर से सीटी बजाकर कहा, वाओ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। रोहित ने रिया को प्यार से चपक लगाते हुए कहा, रिया बी सीरियस, ये तुम्हारी कोई वर्चुअल गेम नहीं है। यहाँ किसी इंसान की जान मुसीबत में है और उसके पालतू पक्षी उसकी जान बचाने के लिए यहाँ तक आए हैं। ड्रोन कैमरा तोतों का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीच होते हुए मनाली के एक बड़े तालाब के ऊपर से गुजरने लगा। रोहित की सिक्योरिटी में जो ड्रोन कैमरा शामिल किया गया था वो ड्रोन अपने बेस पॉइंट से कई किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता था। ये बिल्कुल उसी तरह के ड्रोन कैमरा की तरह था जो सरहद पार सुरक्षा के लिए आर्मी वाले इस्तेमाल किया करते थे। मगर पैराडाइज इंटरनेशनल नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स को होस्ट करने वाला होटल था और इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बिल्कुल टॉप क्लास के थे और इसलिए इस तरह के इक्विपमेंट्स भी सिक्योरिटी के लिहाज से होटल में रखे गए थे। तालाब के बाद एक बड़ी सी मार्केट से गुजरते हुए वो ड्रोन कैमरा उन तोतों का पीछा करता हुआ एक छोटे से गलियारे के अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर तक उन गलियारों में उड़ान भरते हुए वो ड्रोन कैमरा अचानक ही एक जगह पर जाकर अटक गया। वो तोते एक पुराने से लग रहे मकान की छत के ऊपर जाकर बैठ गए। जब उस टेक्नीशियन ने ड्रोन कैमरा को चारों तरफ घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि वो काफ़ी भीड़ भड़ाके वाली एक बड़ी सी गली थी जिसमें कई सारे पुराने लगने वाले लकड़ी के मकान नज़र आ रहे थे। मगर जिस मकान पर तोते बैठे थे वो मकान छोटा था और पुरानी लकड़ी की वजह से उस मकान का लुक बाकी सारे मकानों से ज़्यादा बदहाल लग रहा था। जब टेक्नीशियन ने कैमरा चारों तरफ घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि उस घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उस टेक्नीशियन ने रोहित और सनी की ओर देखकर कहा, सर, लगता है यही वो मकान है जहां ये तोते हमें ले जाना चाहते हैं। सिटी मार्केट के ठीक पीछे एक छोटी सी बस्ती है जहां ज़्यादातर लोग लड़कियों का व्यापार करते हैं। ये ओल्ड मनाली का एक बेहद पुराना हिस्सा है। जैसे ही अनिका ने टेक्नीशियन की बात सुनी, अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। अनिका की बात सुनते ही रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने फ़ोन के जरिए अलर्ट कर दिया। जैसे ही रोहित और अनिका प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकले, बच्चे भी दौड़कर रोहित और अनिका का पीछा करने लगे। मगर बच्चों को अपने साथ आता हुआ देखकर रोहित ने बच्चों को रोकते हुए कहा, देखो बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहकर हमारा इंतज़ार करना चाहिए। हम कुछ ही देर में लौट आएंगे। हो सकता है उन तोतों का मालिक उस कमरे के अंदर लॉक हो गया हो या वो बीमार हो। हम उसकी मदद करके तुरंत लौट आएंगे। रोहित की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा आ गया। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित से कहा, नहीं नहीं, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। अरे, इस इन्वेस्टिगेशन में हमने भी आपकी कितनी मदद की है। कितना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है ये। आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अगर रिया की जगह पर आर्यन या अलेक्जेंडर ने ये बात कही होती तो रोहित ने ज़रूर उन्हें ऐसी फटकार लगाई होती कि वो इस तरह की ज़िद करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते।
मगर लाडली रिया को कुछ भी कहने की न तो रोहित में हिम्मत थी और न तो रोहित रिया को डांटने के बारे में सोच सकता था। तभी अचानक अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए। रोहित के पास भी इस वक्त रिया के साथ आर्गुमेंट करने का कोई वक्त नहीं था, इसलिए रोहित ने उन बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, चलो हमारे साथ, मगर एक बात याद रहे कि लोकेशन पर पहुंचने के बाद आप सब कार से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। तीनों बच्चों ने रोहित की बात मानते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टॉप फ्लोर से लिफ्ट के जरिए नीचे उतरने के बाद रोहित और उसका पूरा परिवार होटल लॉबी से बाहर निकलने लगा। एक के बाद एक रोहित के सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के पूरे परिवार को घेर लिया। टेक्नीशियन ने जो लोकेशन बताई थी वो रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने ड्राइवर को बता दी थी। रोहित का पूरा परिवार एक वैन में बैठकर उस लोकेशन की ओर जाने लगा। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से उस लोकेशन का फासला तकरीबन 25 मिनट का था। मनाली की ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए रोहित की वैन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की कार्स के साथ कुछ ही देर में उस लोकेशन पर पहुंची। उस लोकेशन पर उतरने के बाद रोहित को यह एहसास हुआ कि ये वही लोकेशन था जहां अनिका की बुआ अपने पति के साथ रहा करती थी। लोकेशन पर पहुंचने के बाद रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले तो पूरे एरिया में इस बात की छानबीन करी कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं बिछाया गया था। जब उन्हें यकीन हो गया कि पूरी तरह से सब कुछ सेफ था, तब रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन कम। वैन से बाहर निकलने से पहले रोहित ने बच्चों की ओर देखा और कहा, मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वैन के बाहर तुम तीनों में से कोई कदम नहीं रखेगा। जब तक मम्मा और पापा वापस नहीं आ जाते तुम लोग यहीं हमारा इंतजार करोगे। रोहित की बात सुनकर तीनों बच्चों ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित ने अनिका को सहारा देते हुए वैन से बाहर उतारा। रोहित और अनिका धीरे धीरे उस लकड़ी के मकान की ओर आगे बढ़ने लगे जिसकी छत पर तोते बैठे थे। आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये रोज़ की बात नहीं थी जब इस तरह के मोहल्ले में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक साथ नज़र आती थी। मोहल्ले के कई बच्चे गाड़ी को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, तो कई बड़े बुजुर्ग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर मोहल्ले में कौन सा वीवीआईपी आया था और उसे इस तरह के मोहल्ले में क्या काम हो सकता था। जब रोहित की वैन रास्ते में रुकी तब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोकल पुलिस को भी खबर दे दी थी। लोकल पुलिस की जीप भी एक के बाद एक मोहल्ले के अंदर दाखिल होने लगी। जब लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को इस बात का पता चला कि रोहित मारवा लकड़ी बाजार के पुराने मोहल्ले में जा रहा था, तो सभी लोग अलर्ट हो गए और एक साथ लोकल पुलिस की 3 जीप मौके पर आकर खड़ी हो गई। जीप से उतरकर कुछ कांस्टेबल और कुछ सब इंस्पेक्टर दौड़कर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आए। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, आपको सुनने में शायद अजीब लगेगा, मगर इस मकान के अंदर कोई है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। आपकी पुलिस टीम की इजाज़त के बिना हम चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने आपको खबर कर दी थी। इंस्पेक्टर रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर काफ़ी हैरान था। इंस्पेक्टर ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, मगर सर, आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मदद की ज़रूरत है? इंस्पेक्टर आगे कुछ बात कहता उससे पहले रोहित ने इंस्पेक्टर की बात काटते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, इस वक्त हमारे पास आपकी ये सारी बात समझाने का वक्त नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ बाहर एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करते रहें और अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसे हम टाल सकते थे। रोहित की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों को देखकर इशारा किया। इंस्पेक्टर और हवलदार उस लकड़ी के मकान के मेन गेट पर पहुंचकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा किसी ने अंदर से बंद कर रखा था। उस इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर लात मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। लकड़ियाँ ज़रूर पुरानी थी, मगर असली सागौन की लकड़ी होने की वजह से उसकी मजबूती अभी भी बरकरार थी। अनिका और रोहित बाहर खड़े होकर लकड़ी के बने उस छोटे से मकान को अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे। छत पर बैठे तोते ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने आसपास इकट्ठा हुए लोगों में से एक को आगे बुलाते हुए पूछा, जरा इधर आओ, इस लकड़ी के मकान में कौन रहता है? तभी मोहल्ले में रहने वाले एक 25-30 साल के आदमी ने कहा, सर जी, यहाँ तो एक बुढ़िया और उसकी छोटी बेटी रहती है। दरअसल बुढ़िया कुछ देख नहीं सकती और बेटी 19-20 साल की है, पढ़ी लिखी नहीं है, मगर दोनों माँ बेटी जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती हैं और लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा कर लेती हैं।
सब इंस्पेक्टर को ये बताने के बाद उस आदमी ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए सब इंस्पेक्टर से पूछा, मगर ये तो बताइए, ये इतने बड़े बड़े लोग बुढ़िया और उसकी बेटी को मिलने क्यों आए हैं? क्या इनकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है? हाँ, वैसे बुढ़िया की बेटी दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी। क्या ये लोग किसी पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं? उस आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी एक आदमी ने अपने बगल में खड़े अपने दोस्त से कहा, वैसे तो कितनी भोली भाली बनती थी वो लड़की, हम में से तो किसी के साथ कोई बात नहीं करती थी, मगर अब देखो कितनी बड़ी लॉटरी लग गई है उस लड़की की। ज़रूर किसी रियलिटी शो में उसने भाग लिया होगा और बड़े बड़े लोगों की नज़र में छप गई होगी। आजकल तो लोगों की किस्मत रातों रात इसी तरह बदल जाती है, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़िया और उसकी शर्मीली बेटी की किस्मत रातों रात इस तरह से बदल जाएगी। तभी उसके बगल में खड़े एक और आदमी ने उसकी बात पूरी होते हुए उससे कहा, भाई कुछ भी कहो, लड़की बड़ी खूबसूरत है। अगर कल उठकर टीवी के पर्दे पर बड़ा नाम करती है तो हमारे मोहल्ले के लिए फ़ख्र की बात होगी। तभी सब इंस्पेक्टर ने उसे खामोश करते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, ये कोई टीवी वाले नहीं हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। इनका नाम है रोहित मारवा। ये जो पास ही में होटल में पैराडाइज इंटरनेशनल है उसके मालिक हैं। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का मनाली में बहुत नाम था। लोकल मार्केट के पास रहने वाले मनाली के लोग रोहित मारवा के बारे में तो काफ़ी नहीं जानते थे, पर वो ये ज़रूर जानते थे कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का मालिक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता था। काफ़ी देर तक लकड़ी का दरवाज़ा ठोक ठोक कर इंस्पेक्टर और उसके आदमी अंदर से किसी का दरवाज़ा खोलने की राह देखते रहे। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद एक बड़ी सी बंदूक की मदद से उन कांस्टेबल ने लकड़ी के दरवाजे पर कुछ बुलेट्स फायर की। लकड़ी का दरवाज़ा एक झटके से टूटकर नीचे गिर गया। लकड़ी का दरवाज़ा जैसे ही नीचे गिरा, कुछ कांस्टेबल अपने हाथों में बंदूक पकड़े घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही इंस्पेक्टर घर के अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।